हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से आज के इस सेशन में। मैं हूं मोहम्मद आसिम और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्य रूल। तो देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने कहानी आपको बताई थी कैसे जो है किस प्रकार से मौर्यन एम्पायर एग्जिस्टेंस में आता है, और है ना, फिर मैंने उसके साथ की जो कहानी थी स्टार्टिंग में चाणक्य के साथ की ही बताई थी, है ना। तो मैं इसके ऊपर फिर से हल्का सा यहाँ रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको याद रहे, क्लियर है। और इस स्टोरी को लेकर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है चैनल पे, जहां पर मैंने चाणक्य के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। और साथ में उससे पहले जब शुरू करेंगे तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जहां ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर मैं आपको हिस्ट्री के कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो यहाँ पर कभी कभी शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और मेरे से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं या फिर कुछ भी डिस्कशन होगा तो हम यहाँ पर कर लेंगे। कुछ PYQs यहाँ पर शेयर करते रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ कभी शेयर हो जाएगी, कभी आपको डाउट है तो वो भी यहाँ पर हम लोग कभी डिस्कस टाइमली कर लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके इसको मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो चैप्टर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन रूल। मौर्यन रूल जो हमने पढ़ा उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे, हमें डिस्कस करना है कि मौर्यन एम्पायर का जो एम्पायर था, राजा थे, ठीक है ना, कैसे कंट्रोल किया था उन्होंने स्टेट के ऊपर। तो स्टेट कंट्रोल किस प्रकार का था ये हम समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे जो किंग है उसके जो ऑर्डर्स होते थे वो एकदम समझ लीजिए मतलब जो किंग ने बोल दिया वही होता था, है ना। इस प्रकार की चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और कौटिल्य खास तौर से, वो कौटिल्य जिनको हम जो आचार्य चाणक्य थे उनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं ना, तो उनकी जो अर्थशास्त्र है उससे हमको पता चलता है कि कौटिल्य जो थे वो इस चीज में डायरेक्ट भी करते थे, सजेस्ट भी करते थे किंग को कि आपको किस प्रकार से आपका यहाँ पर एक्ट होना चाहिए, है ना, कैसे आपको एक्ट करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार का इकोनॉमिक रेगुलेशन, कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो मौर्यन एम्पायर की चल रही थी। देन उसके बाद हम लोग उस मौर्यन एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था, जो शुरुआत हुई थी जिसकी मगध से, है ना, जिसकी शुरुआत जो है वो मगध से हुई थी, किस प्रकार से वो मौर्यन एम्पायर स्प्रेड होता है ना, जो मौर्यन एम्पायर का जो कल्चर था कैसे वो फैलता है और दूसरे एरियाज तक जा पहुंचता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली जो डिक्लाइन का कॉज क्या रहा मौर्यन एम्पायर का, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको जो डिस्कस किया था वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम देख कैसे मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है, मैंने बताया था कि जो नंदाज है वो रूल कर रहे होते हैं और उनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा थी, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जो नंदास है, नंदास की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। और यहां पर जो उस वक्त राजा था, जैसे हम ले लेते हैं एक टाइम पीरियड, वो था धरानंद, वो था धरानंद, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आचार्य चाणक्य, यानी कि जिनको हम लोग आचार्य विष्णुगुप्त का, उनका नाम रियल नेम वॉज विष्णुगुप्त और उनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो वो तक्षशिला में थे, ठीक है, तक्षशिला में थे। और तक्षशिला एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करता था उस वक्त, ठीक है ना। जैसे कई जगह उसको यूनिवर्सिटी लिखा गया है ना, तो वो एक तरह का यूनिवर्सिटी या लर्निंग सेंटर बोलिए, ज़्यादा बेटर होगा कि तक्षशिला एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था। एकदम नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे इंडिया के आप, तो वहाँ पर आपको मिलेगा तक्षशिला। तक्षशिला में वहाँ पर वो एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था। वहाँ पर आचार्य चाणक्य जो है वो बहुत ही लर्नड पर्सन थे और वो वहाँ पर एक समझ लीजिए मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक तरह के बहुत विद्वानी थे और वेदास की बहुत उनको नॉलेज थी, ठीक है। तो उनको वहां पता चला कि अलेक्जेंडर जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। अलेक्जेंडर का नाम आप देखोगे कई जगह अलक्षेंद्र देखता है, अलक्षेंद्र मिलेगा, अलक्षेंद्र। तो अलक्षेंद्र जो है, अलेक्जेंडर जो है वो इजिप्ट को जीत चुका है, वो ईरान जीत चुका है और अब वो अफगानिस्तान तक आ चुका है। और चाणक्य को ऐसा लगता है कि भाई अगला आक्रमण अगर वो भारत पे करेगा तो भाई उनका जो एरिया है तक्षशिला या तक्षशिला वाला, वो सबसे पहले खतरे में आएगा। और उनको यह भी लगा कि आगे अगर वो तक्षशिला में आया तो भारत पर अटैक करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चला था, आचार्य चाणक्य को ये आइडिया लगा या ये जानकारी मिली कि जो अलेक्जेंडर है वो पूरे वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट पर निकला है, यानी कि पूरी दुनिया को कब्जाने चाहता है। तो एक बात पक्की थी कि अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया पे यहां पर आक्रमण करने ही वाला है।
और फिर उसको ये पता चला कि आगे बढ़ते 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 वो पहुंच जाता है झेलम नदी तक, जहां पर फिर पोरस के साथ भी उसका वहां पर एक तरह से आप देखो युद्ध होता है। मैंने बताया था इसके बारे में कि वहां पर और उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और पोरस की जो जाबाजी होती है, उसकी जो करेज है, जब वो पूछा जाता है पोरस से कि भाई क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा है, तो वो जो जवाब देता है उसकी वजह से देखोगे कि अलेक्जेंडर जो है इससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और एक तरीके से जब उसको माफ़ कर दिया गया वहाँ पर, है ना। और कहानी उसकी डिफरेंट है, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नॉलेज मिलती है चाणक्य को वो ये कि भाई ये राजा जो है बड़ा खतरनाक, ये अलेक्जेंडर जो है बड़ा खतरनाक है और ये भारत पे हमला यहाँ पर करेगा ही करेगा। तो ऐसे में उनको लगा कि भाई इसको रोकने के लिए कौन हो सकता है, कौन है जो इस वक्त अलेक्जेंडर को हरा सकता है। तो उनको धनानंद दिखाई दिया कि पाटलिपुत्र में जो रूल कर रहे हैं नंदा का राजा, नंद वंश का राजा या नंदा अंपायर का राजा धनानंद उनको रोक सकता है। क्योंकि नंदास की उस वक्त आर्मी, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ी आर्मी थी। और ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ नंदास की कि हाथी उनके पास थे, है ना। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो मैंने बताया था कि वो हाथी देख के अलेक्जेंडर की आर्मी वापस लौट जाती है। तो चाणक्य को दिखा कि भाई धनानंद जो है वो इस पर्टिकुलर राजा को, अलेक्जेंडर को रोक सकते हैं। तो तक्षशिला से निकलते हैं आचार्य चाणक्य और वो पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं। पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात धनानंद के साथ होती है। धनानंद को वो समझाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, धनानंद को बोलते हैं कि देखिए अलेक्जेंडर जो है वो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट पर निकला हुआ है और वो अफगानिस्तान तक आ चुका है, अगला आक्रमण वो भारत पे करेगा। तो धनानंद जो है इस बात को बड़े ही हल्के तरीके से लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं यहाँ पर तैयार हूँ, कुछ अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास बड़ी सेना है, हम देख लेंगे, जब होगा तब समझ लेंगे। तो आचार्य चाणक्य उनको बोलते हैं, धनानंद को बोलते हैं कि भाई देखो, अगर अलेक्जेंडर अंदर आया, भारत में आक्रमण हुआ, तो पाटलिपुत्रा पे भी खतरा आएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है और उसको हराना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट मतलब उसने जिक्र किया कि झेलम नदी के पास लड़ाई हुई, वहां पर अलेक्जेंडर जो है उस पर भी वहां उसने कंट्रोल कर लिया है अपना। तो धनानंद कहता है कि कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है और अभी वो बहुत दूर है, जब वो हमारे एरिया में आएगा, हमारी टेरिटरी में आएगा, तब हम देखेंगे, अभी से क्यों टेंशन ले। तो चाणक्य वो कहते हैं कि आचार्य चाणक्य उनको समझाते हैं कि चलिए हम मानते हैं कि ये टेरिटरी जहां पर अभी वो है नॉर्थ वेस्ट की, वो आपके टेरिटरी में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये एक राजा का ये कर्तव्य है कि अगर उसके पड़ोसी वाले लोग खतरे में हैं तो उनको बचाएं। इस बात पे धनानंद जो है बड़ा गुस्सा हो जाता है और काफी बिगड़ जाता है। और उसका एक मंत्री था, राक्षसा, इस वर्ड को बोलते हैं, मिनिस्टर को बोलते हैं अमत्य राक्षसा, ये वर्ड आपको मिलेगा, जिनके उसके ऊपर ये जो किताब है मुद्रा राक्षसा, वो भी आपको देखने को मिलती है, विशाख दत्त ने लिखी है जो। तो वो अपने मिनिस्टर से बोलते हैं, राक्षसा से बोलते हैं कि ये ब्राह्मण कैसी बातें कर रहा है, ये ब्राह्मण मेरे ही दरबार में खड़े होकर मुझे को ललकार रहा है, और एक क्षत्रिय को ये कैसे बता सकता है कि मेरी क्या ड्यूटीज हैं, कि मुझे कब आक्रमण करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो मेरा कार्य है, मैं देख लूंगा। और दूसरी बात, वो हमारे लोग नहीं है जहां पर अभी वो है, हमारे ऊपर जब आक्रमण होगा तो हम समझ लेंगे, ब्राह्मण से बोलो ज्यादा टेंशन ना ले। तो इस बात पे चाणक्य जो है वो धनानंद को बोलते हैं कि धनानंद, इतना ज्यादा ईगो, इतना बड़ा ईगो, इतना ईगो होना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है इतना बड़ा ईगो होना, क्योंकि ये ईगो, ये घमंड ही तुमको डुबा देगा। इस बात पे फाइनली फिर धनानंद का आपा पार हो जाता, मतलब गुस्सा सर के ऊपर चला जाता है और फिर वो उसको मृत्यु दंड दे देता है, यानी कि उसको कहता है कि इसको मार दो। लेकिन फिर उसको, राजा को यानी धनानंद को बोला जाता है कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। देन उसकी पनिशमेंट कम करके ये गार्ड्स को वो ऑर्डर करता है कि आचार्य चाणक्य को जो है वो पैलेस के बाहर फेंक के आ जाओ। तो आचार्य चाणक्य वहां से चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य जब तक्षशिला जा रहे होते हैं तो वहां पर रास्ते में जब रुकते हैं तो एक लड़का उनको दिखता है, और वहां पर वो बच्चे जो है ना काफी अच्छा गेम खेल रहे, मतलब कुछ गेम खेल रहे होते हैं, और उस गेम में वो जो राजा का रोल प्ले कर रहा था, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी स्किल्स और उसकी लीडरशिप क्वालिटी देख के बड़ा ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं आचार्य चाणक्य। और फिर वो उस लड़के के घर जाते हैं, उसके माँ बाप से उनकी बातचीत होती है, और वो कहते हैं कि हम आपके लड़के को लेकर ले जा रहे हैं तक्षशिला और वहां उसको ट्रेन करेंगे, राजा बनाएंगे।
अचानक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर पहुंचते हैं तक्षशिला, वहां उसको ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद जब पूरा ट्रेन कर लिया, देन यहां से बात होती है कि भाई अब आक्रमण किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है, हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है ना, और आक्रमण होता ही नहीं है ना। आगे जो है अलेक्जेंडर जो है आगे आ ही नहीं पाता। अब उसका मतलब सिनारियो पहले ये था कि ठीक है, अभी तक तो हम धनानंद को अलर्ट कर रहे थे कि भैया वो आ जाएगा अलेक्जेंडर। अब तो यहां पर उनकी इच्छा ये हो गई थी कि अलेक्जेंडर को आने दो, और इनफैक्ट वो और सपोर्टिव होगा अलेक्जेंडर को, आने दो इसको, इसका विनाश जरूरी है, इसके पूरे खानदान का विनाश जरूरी है, ताकि इस प्रकार का राजा दोबारा गद्दी पे ना बैठे। तो एक तरह से अलेक्जेंडर के फेवर में ही हो गए कि आने दो अलेक्जेंडर को, करने दो मार, करने दो पतन यहां पर नंदास का, समझ रहे हो आप। लेकिन अल्टीमेटली अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन वो होता ही नहीं है ना। तब सिनारियो यहां पर क्या था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य अब वो हैं, और ऑब्वियसली जो धनानंद था वो बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव रूलर था, बहुत ही ज्यादा ऐसा रूलर था जिसके बारे में बहुत पॉपुलस नहीं था, मतलब लोगों के बीच काफी उसका प्रेम, मतलब लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस नहीं था। ठीक है, तो ये कहानी इसके बाद की आगे है, ठीक है, कभी और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये मैंने आपको डिस्कस यहाँ पर कर दिया था। और देन जब हम इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो याद करिए मैंने आपको मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि अगर आपको मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है तो हमको दो बड़े सोर्सेज के थ्रू हमको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। एक मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य के थ्रू पता चलता है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके थ्रू पता चलता है, और दूसरा जो मेगास्थनीज ने अपने अकाउंट्स दिए हैं, तो मेगास्थनीज के अकाउंट्स के थ्रू हमको जो है, मेगास्थनीज के अकाउंट के थ्रू जो है हमको पता चलता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मेगास्थनीज का अकाउंट था कि राजा को जो है वो काउंसिल से एडवाइस लेता था, लेकिन वो एडवाइस बाइंडिंग थी कि नहीं थी ये आइडिया नहीं, हमको क्लियर पता नहीं चलता है। जैसे अर्थशास्त्र हमको पता चलता है कि किंग वाज सेइंग कि अगर मेरे प्रजा खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरी प्रजा के दुखी होने पर मैं भी दुखी हो जाऊंगा, या फिर मैं भी प्रॉब्लम में, या फिर मैं भी बहुत अनहैप्पी रहूंगा। ठीक है, बट ये कितना सच है हमको पता नहीं चलता है, राइट। तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। देन मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि कैसे जो किंग है उसको एक मंत्री परिषद एसेस करता था, याद करिए। ये सब थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज इसलिए कराता हूं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक हफ्ते बाद आते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि किंग प्लस मंत्री परिषद होता था, है ना, और कैसे ये जो किंग प्लस मंत्री परिषद था इनका एक अंपायर था, और ये जो अंपायर है इसको मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो अंपायर है ये एम्पायर डिवाइडेड था इनटू स्मॉलर यूनिट्स, है ना, ये प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और ये प्रोविंसेस जो हैं ये फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड थे, ये और स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड थे। याद करिए ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी थी। जो प्रोविंसेस थे इसमें यहाँ पर रॉयल प्रिंसेस गवर्न कर रहे थे इनको, है ना। रॉयल प्रिंसेस जो हैं वो क्या होते थे, रॉयल प्रिंस इनको इस पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करते थे, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको इसकी इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि इकोनॉमी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर टैक्स था, और वो भी यहाँ पर क्या था 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस से लेकर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस तक था। अगर लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, कम है तो कम टैक्स लिया जा रहा था। देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी पेमेंट करना पड़ता था, यानी कि हम बात कर रहे थे कि वाटर टैक्स एक तरीके से यहाँ पर लेने की बात करी जा रही थी। देन मैंने आपको टोल टैक्स के बारे में बताया था कि कोई कॉमोडिटी अगर टेरिटरीज में एंटर करती थी तो टोल टैक्स देना पड़ता था। तो मैंने मोटे मोटे रूप से आई टोल्ड यू ऑल्सो कि मैं आपको कुछ चीज़ें यहीं पर बता रहा हूँ जो कि नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से आती है, तो आज के चैप्टर में वो आएगी। लेकिन ये मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कराया, थोड़ा सा इतना टाइम देकर कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ अभी हमने लास्ट वाले चैप्टर में क्या अभी तक पढ़ लिया था। ये मैंने लास्ट के 2 चैप्टर्स आपको डिस्कस कर दिए एक तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रीवियस लेक्चर्स का था, ये एक तरह का रिवीजन है जो मैंने आपको यहां पर करके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ वी स्टार्ट, और हम देखते हैं कि अब यहां पर क्या क्या चीजें चलेंगी। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज स्टेट कंट्रोल, ठीक है ना। यहां पर क्या आता है दैट इज नाउ स्टेट कंट्रोल, क्लियर है। स्टेट कंट्रोल की बात करेंगे, यानी कि मौर्यन अंपायर के टाइम पे किस प्रकार से जो राज्य था, मौर्यन अंपायर था, कैसे वो कंट्रोल कर रहा था। अब इमेजिन करिए, प्लीज इमेजिन, फॉर एग्जांपल ये आपका कंट्री है इंडिया, ठीक है ना, ये है भारत। चलिए अब जरा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तिरछा मिर्चा हो गया होगा, थोड़ा पाकिस्तान ज्यादा हमारे कब्जे में आ गया,
ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ डिस्कस किया था मोटे मोटे तौर पे कि हाँ यहाँ पर आप देखो पाटलिपुत्र था, है ना, और पाटलिपुत्र के आसपास का ये पूरा एरिया जो है वो गवर्न हो रहा था, मौर्यास के अंडर आ गया था, है ना। तो अब सवाल ये था कि अगर मौर्यास रूल कर रहे थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य एंड देन डिफरेंट एंड देन अशोका, सब हमने पढ़ा था, राइट। तो अब ये बात हो रही है कि जो मौर्यास थे उनका रूल कैसे शुरू हुआ या फिर वो रूल कैसे कर रहे थे। तो देखिए जो ब्राह्मणिकल बुक्स हैं, जो ब्राह्मणिकल किताबें हैं, वो ये कहती है कि किंग को धर्मशास्त्र से अडहर करना चाहिए। धर्मशास्त्र का मतलब क्या था? धर्मशास्त्र ऐसी टेक्स्ट के बारे में, एक ऐसे शास्त्रों के बारे में बात हो रही है जो राजा या फिर जो किसी भी राजा के मॉरल बिहेवियर, रिलीजियस बिहेवियर, है ना, या फिर कैसा एक अच्छा व्यवहार करना है उसको, वो यहां पर सेट फोर्थ है। तो सिंपल बात यह है कि जब मौर्यन अंपायर सेटअप हुआ तो मौर्यन अंपायर में राजा को रूल करने का जो तरीका बताया गया कि कैसे राजा को रूल करना है, तो ब्राह्मणिकल किताबें ये कहती हैं कि राजाओं को धर्मशास्त्र फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, एंड लोकल कस्टम्स। और लोकल कस्टम्स जहां पर वो रूल कर रहे हैं उन दोनों को राजाओं को फॉलो करना चाहिए। इमेजिन करिए ना, राजा के लिए भी एक सेट रूल्स दे दिए गए, या फिर ऐसे बोल दिया कि आपको धर्मशास्त्र करना चाहिए, ठीक है, धर्मशास्त्र को फॉलो करना चाहिए। तो धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र वो हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कुछ मॉरल प्रिसेप्ट्स हैं, है ना। एक होता है ना मॉरल बिहेवियर कि भाई अगर प्रजा परेशान है तो आपको उसके लिए कार्य करना चाहिए, नॉर्मल प्रिसेप्ट्स है, ये मॉरल प्रिसेप्ट्स है ना। प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करने हैं, फॉर रिलीजियस ड्यूटी आपकी भी कुछ बनती है, आपको गुड बिहेवियर करना है। तो धर्मशास्त्र में ये सब चीजों के बारे में लिखा है। तो ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स ये कहती हैं सीधी सीधे कि जो राजा था उसको धर्मशास्त्र फॉलो करना है एक तरीके से, या फिर उसको लोकल कस्टम साथ में फॉलो करने। बात समझ में आ गई? अब ये पूरी कहानी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, या फिर हम इसके बाद अशोक की पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ी, लेकिन ये राजा गवर्न कैसे करेगा ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज ध्यान रखना, राजा को गवर्न जो करना था वो धर्मशास्त्र के थ्रू करना था, और जो लोकल कस्टम्स है वहां के लोगों के, उनके हिसाब से जो है वो गवर्न करना था, ठीक है। अब यहां पर आचार्य चाणक्य जो थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जिनको हम जानते हैं, वो इस बात को एडवोकेट कर रहे थे, वो किंग को ही बोलते थे, वो राजा को ये बोलते थे कि आपको अपना धर्म फॉलो करना है। अब मैंने आज के लेक्चर में जानबूझ के वो कहानी चाणक्य वाली आज आपको बताई, साथ में क्यों इसलिए बताई, इसलिए ताकि देखो धनानंद जो है वो अपना धर्म नहीं निभा रहा था। चाणक्य, आचार्य चाणक्य वही समझाते हैं उनको, धनानंद को समझाते हैं कि भले ही वो लोग जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं, या नॉर्थ वेस्ट पे जहां पर अभी अलेक्जेंडर आ चुका है, वो भले ही एरिया आपके अंडर नहीं आता है, लेकिन एक राजा का कर्तव्य है कि अपने पड़ोसी वाले लोगों को बचाए, उनकी उनके 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 जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनके लिए सामने खड़ा हो, है ना। तो यहां पर कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त वो ये एडवाइस करते हैं, आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त ये एडवाइस करते हैं टू प्रमोट धर्म, धर्म को प्रमोट करना चाहिए जब एक ऐसे समय पे व्हेन जो सोशल ऑर्डर अभी तक चल रहा था, याद करिए वेदास के पीरियड में सोशल ऑर्डर वर्ण से डिसाइड होता था, है ना, और जो आश्रम था, आश्रम सिस्टम था, है ना, जहां पर जो थ्री फेजेस ऑफ लाइफ की बात है, तो वो कह रहे हैं कि जब ये जो आश्रम सिस्टम है, ये वर्ण सिस्टम है, जब ये चीज सोशल ऑर्डर खत्म होगा तो क्या कैसे सिस्टम चलेगा सोसाइटी में। भाई सोसाइटी तो अभी चल रही थी कैसे, वर्ण सिस्टम के हिसाब से। तो वो आचार्य चाणक्य ये कह रहे हैं कि एडवाइस कर रहे हैं किंग्स को टू प्रमोट धर्म, कि आप धर्म को प्रमोट करिए, आप धर्म बढ़ाइए। इनफैक्ट आप देखोगे अशोका ने भी यही किया था, है ना, अशोका धर्म को प्रमोट करने के लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट करता था, है ना, राइट। तो ही रिफर्ड यानी कि आचार्य चाणक्य रिफर्ड टू किंग्स, किंग्स को क्या बोलते हैं वो, एज धर्म प्रवर्तक या फिर प्रमोलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर्स। क्या बोला मैंने, प्रमोलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर्स, नोट करिएगा, प्रमोलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर्स। अब जरा समझने वाली बात है ये, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करता है ना, यानी कि क्या होता है प्रमलगेशन का मतलब कि भाई कोई चीज प्रमलगेट करना, कोई ऑर्डर जारी करना, ठीक है ना, प्रेसिडेंट असेंट देता है। तो वैसे ही यहां पर राजा का काम था कि सोशल ऑर्डर कैसे चलेगा, सोसाइटी में ऑर्डर किस प्रकार का होगा, क्या सेट ऑफ रूल्स होंगे, क्या सेट ऑफ लॉज होंगे, वो राजा बताएगा। इसलिए राजा को प्रमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर्स कहा गया है, या फिर धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक। और ये जो धर्म प्रवर्तक का कार्य वो करेगा, प्रमलगेशन करेगा जो सोशल ऑर्डर्स की, जो राजा करेगा वो उसको धर्मशास्त्र के हिसाब से और लोकल कस्टम्स के हिसाब से करना पड़ेगा। सिंपल कहानी है ना, ये तो नॉर्मल सी मॉरल साइंस पढ़ा रहा हूं आपको,
भाई कोई भी राजा है तो उसका यही कार्य होना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ये सब चीजें फर्स्ट टाइम, ऐसे आप देखोगे बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आती है, आपको देखेंगी बहुत सारी चीजें देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर चाणक्य जो है, आचार्य चाणक्य, वो राजा को धर्म प्रवर्तक बोलते हैं, यानी कि राजा है जो सोशल ऑर्डर्स बताएगा, जो और सोसाइटी में कैसे ऑर्डर चलेंगे, कैसे लॉज होंगे, कैसे रूल्स होंगे, वो कौन बताएगा? वो राजा बताएगा। ये आचार्य चाणक्य उनको बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये अशोका जो है असर्ट करते हैं कि जो रॉयल ऑर्डर्स हैं, यानी जो आते हैं राजा की तरफ से, वो एक अलग सुपीरियर होते हैं अदर देन दी जो और डिफरेंट ऑर्डर्स, रॉयल ऑर्डर्स हैं उनसे, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि अशोका ने ये बात को असर्ट किया, अशोका असर्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ रॉयल ऑर्डर्स ओवर द अदर डायरेक्टिव्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस। उसके इंस्क्रिप्शंस में इस बात को उसने बोला कि भाई ये जो रॉयल ऑर्डर्स हैं उनकी अलग सुपीरियरिटी है, सुपीरियर ज्यादा है, वो सुपीरियरिटी ऑफ द रॉयल ऑर्डर्स ओवर द अदर डायरेक्टिव्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस। तो अपने इंस्क्रिप्शंस में वो चीज़ बोलते हैं एंड ऑब्वियसली हमें पता है, मैं आपको जो टाइम से पढ़ा रहा था, इतने टाइम लास्ट वाला लेक्चर पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने आपको यही बताया कि कैसे अशोका ने धर्म को प्रमोट किया, प्रोपोगेट किया, राइट। और इसके लिए जैसा मैंने बोला कि उन्होंने अशोका ने ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया था टू स्प्रेड इन्फोर्स इट्स प्रिंसिपल्स नेशन वाइड। पूरे नेशन में जो भी धर्म के प्रिंसिपल्स हैं या धर्म जो भी एक अच्छा बिहेवियर का तरीका है उसको प्रमोट किया था, प्रोपोगेट किया था, है ना। और मैंने इसके लिए आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे अशोका ने कुछ लोगों, भाई कैसे पॉलिसी ऑफ पीस उसने ऑप्ट कर ली थी, है ना, धम्म घोष अडॉप्ट कर लिया था, राइट, कि धम्म घोष। बट फिर मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं था कि धम्म घोष का मतलब था कि बिल्कुल ही वो एकदम कोई भी मार काट में नहीं लगा था, पैसिव, ऐसा नहीं, पूरी तरह पैसिफाई हो गया था वो, ऐसा मैंने बोला था। ये था उसका सिस्टम, ये था कि ठीक है पीस हम करेंगे, बट मान लीजिए कोई सोसाइटी के अंदर गलत कार्य कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठ के बैठे रहेंगे, उसको मारेंगे ही नहीं। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो हम उसको पनिश भी करेंगे, है ना। तो बेसिकली अपने प्रिंसिपल्स को, धर्म को प्रमोट करने के लिए अशोका ने भी बहुत सारे ऑफिशियल्स को यहां पर अपॉइंट किया था, और यही चीज यहां पर इसमें बताई जा रही है, ठीक है। देन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि देखिए, जब मौर्य के रूलर्स रूल करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई एक सेंट्रल जगह से आपने रूल करना शुरू किया, अब वो सेंट्रल जगह पे आप रूल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे आपकी टेरिटरी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए आप यहाँ से रूल करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मगध से शुरू करते हैं, ठीक है, मगध से आपने रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है, मगध से आपने रूल करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे आपका रूल या आपका एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ से आप रूल कर रहे हैं, अब आपका एरिया बढ़ता जा रहा है, आप कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना, फिर आपका एरिया मगध का नीचे भी जाएगा, यहाँ भी आगे भी फैलेगा, सब होगा। तो जैसे जैसे आपका एरियाज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंट्रोल अपने ऑफिशियल्स पर छूट तक कम होता जाएगा। भाई अभी तक आप यहाँ रूल कर रहे थे, अब आप एक्सपैंड करोगे, अब मान लो ये वाला एरिया भी आपके अंडर आ गया, तो वहां पर अपने आप किसी नुमाइंदे को रख दोगे कि भैया जो आपके लिए वहां देखभाल करेगा चीजों का, राइट। लेकिन क्या होता है, धीमे धीमे लोग, जैसे यहाँ पर अपॉइंट किया आपने किसी को कि भैया इतने एरिया की तुमको पूरी देखभाल करनी है, हम जीत के आ गए, ये वाले एरिया तुमको देखना है। अब जाहिर सी बात है सब तो देख नहीं सकते, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़े तो यहाँ के लोग भी क्या होते जाएंगे, जो राजा जो जिनको अपॉइंट किया गया वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो भी करप्ट होते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि रीच दूर हो रही है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दूर हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो तरीका था मगध रूलर्स का वो था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का। क्या तरीका था? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का तरीका था, है ना, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। और अगर आप मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करोगे, अब आप मुझे बताइए, अगर आप मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने किसी एरिया को फॉर एग्जांपल वो कर लिया, कैप्चर कर लिया, आपने उसको मिलिट्री के थ्रू कॉन्क्वेस्ट किया है, तो वहां पर एब्सोल्यूटिज्म आने की बात होती है, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब कि राजा की पावर अनकंट्रोल्ड है और अनचैलेंजेबल है, ठीक है ना, राजा की पावर अनचैलेंजेबल, आप चैलेंज नहीं कर सकते, भैया उसने उस एरिया कैप्चर कर लिया,
मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मगध के राजा ने किया। अब वो जहां भी मगध के राजा ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, वहां पर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म निकल के आता था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसी थी यहां पर मगध रूलर्स की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने की, उसका एक डायरेक्ट आउटकम निकल के आया रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, कि जो राजा था वो अनचैलेंजेबल हो गया, अनकंट्रोलेबल होने अनचैलेंजेबल मतलब चैलेंज नहीं कर सकते आप उसको और कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो वही लिखा हुआ है कि रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नेचुरली इमर्ज्ड, ऑटोमेटिक ये इमर्ज आपको देखने को मिला। रीजन क्या था? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द मगध प्रिंसेस। ठीक है, तो मगध ने बहुत सारी यहाँ पर टेरिटरीज जो है वो उनको कैप्चर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया मगध क्योंकि विक्टोरियस निकल के आया था, है ना, तो मगध ने कौन कौन सा जीता? अंग हो गया, काशी हो गया, कोसल हो गया, वैशाली हो गया, अवंती हो गया, कलिंग हो गया, है ना, कलिंग उड़ीसा। ठीक है, तो ये सब एरियाज जो है मगध ने जीत लिए थे। अब आप मैप में समझ सकते हो कि भाई अगर यहां पर मगध है, देखिएगा अब मगध का एरिया कैसे बढ़ रहा है। मान लीजिए ये मगध है आपका, तो मगध ने क्या किया? मगध ने अब ये अंग को अपने अंदर ले लिया। ठीक है ना, अंग के बाद आप देखोगे तो काशी भी यहां पर आ गया, काशी के बाद आप देखोगे तो ये आप देखोगे अंग मगध काशी, ये कोसल भी आ गया। ठीक है, कोसल भी अंदर आ गया, कलिंग यहाँ पर आपको कहीं कलिंग मिल जाएगा। ठीक है ना, उड़ीसा के आसपास कलिंग मिल जाएगा, राइट। तो अवंती हो गया, अवंती आप देखोगे अवंती। ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया जो था वो एक आ गया था, कोसल हो गया, वैशाली हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा एरिया जो है वो अंडर आ रहा था मगध के। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो यहाँ पर अंदर कवर करता जा रहा था, मगध एक्सपैंड करता जा रहा था अंडर दी चंद्रगुप्त मौर्य, अंडर दी मौर्यास। ठीक है, तो मिलिट्री कंट्रोल लेड टू दी कोर्सिव कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने कोई मिलिट्री कंट्रोल किया है कहीं से, तो वो एक कोअर्जन में बदल जाएगा, यानी कि जबरदस्ती का कंट्रोल, कोअर्सिव कंट्रोल, या फिर कोअर्सिव मतलब बड़ा ही एक्सप्लॉइटेटिव तरीका है कंट्रोल करने का लोगों को ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीरियोडिक लाइफ के लोगों के लोगों के लाइफ में उनको कंट्रोल करने का जो तरीका हो गया, बड़ा ही कोअर्सिव तरीके का हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों के ऊपर टैक्सेस बहुत लगा दिए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों के ऊपर अलग तरीके से मतलब कोअर्जन दिखाया गया। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से। तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जब किया, मिलिट्री कंट्रोल अगर आपने कर लिया किसी जगह पे, जीत लिया, ठीक है, अंग को जीत लिया, अब अंग को जीता तो वहां के लोगों पर जब आपने कंट्रोल किया तो बड़ा ही कोअर्सिव तरीका था, या बड़ा ही ऐसा तरीका था जो एक्सप्लॉइटेटिव था। जैसे लोगों पर टैक्सेस बहुत लगा दिया आपने, ठीक है, लोगों के पास कम पैसा बच रहा है अपनी जिंदगी बिताने के लिए, क्लियर है। देन दे पॉसेस द मिलिट्री स्ट्रेंथ टू एनफोर्स इट्स ओवरऑल डोमिनेंस। और जो मगध के रूलर्स थे, जैसे जैसे वो डिफरेंट एरियाज जीतते चले आ रहे थे, वो अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ से उन पे कब्जा करते थे और अपना कोअर्सिव कंट्रोल उनके ऊपर रखना शुरू कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से मगध जो है वो यहाँ पर एक्सपैंड होता चला जा रहा था। तो मौर्य की जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, किस प्रकार से मौर्यास एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना बड़ा एरिया, जैसे मैंने आपको भी दिखाया लास्ट स्लाइड पे कि कितना एरिया जो है वो मगध यहाँ पर कैप्चर होता जा रहा था। मगध का कैसे, देखो आप कहाँ से शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर आप अवंती तक पहुंच गए हो, ऑलमोस्ट दी वेस्टर्न पार्ट। अब इतना बड़ा एरिया उस वक्त, भाई आज तो ठीक है कि आपके पास टेलीफोन है, आपके पास मोबाइल है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपने कर लिया, आपने कोई अपनी पॉलिसी बतानी है, आपने बता ली। लेकिन अगर इतने बड़े एरिया को गवर्न करना है तो आपको जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए होगा, राइट। तो यहां पर सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मौर्यन एम्पायर का निकल के आता है वो है एक बहुत ही हाई नेटवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मौर्यास के टाइम पे निकल के आता है। ये पहली बार देखने को यहां पर मिलता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर नहीं था अभी तक, समझ रहे हो। मौर्यन भाई हम देखो, आप इससे पहले देखोगे हम डायनेस्टीज बोल रहे हैं वर्ड को, एंशिएंट हिस्ट्री समझो आप, ठीक है। आज मैं काफी ज्यादा आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ बहुत लेमैन टर्म्स में। देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला, हरियंक डायनेस्टी, हमने बोला था शिशुनाग डायनेस्टी, हमने बोला था नंदा डायनेस्टी, हमने नंदा एम्पायर, नंदा डायनेस्टी, बट हम मौर्यन एम्पायर कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एक एम्पायर फॉर्म हुआ, इतने बड़े एरिया में फैलना शुरू हो गया साम्राज्य में, क्योंकि मगध ने अलग अलग महाजनपद को कैप्चर करना शुरू कर दिया और फिर एक बहुत बड़ा वंश बन जाता है। बात समझ रहे हो आप, किस प्रकार से यहां पर डायनेस्टी की जगह एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो गई। तो इतना बड़ा अगर एम्पायर आपको संभालना है तो एक बहुत ही बड़ा आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, आपको आईएएस ऑफिसर चाहिए, आपको आईपीएस ऑफिसर चाहिए, आपको हर डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, है ना, हर डिपार्टमेंट के लोग चाहिए। तो वही बोल रहा है कि टू ओवरसी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सभी एस्पेक्ट्स को अगर ओवरसी करना है तो भाई जरूरी था, द स्टेट रिक्वायर्ड अ लार्ज ब्यूरोक्रेसी, बहुत बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी, ठीक है, तभी जाके ये सिस्टम जो है वो सेटअप हो पाता, राइट। तो पीरियड हैड एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और यही बताया गया कि भाई इस पीरियड में आप देखोगे तो बहुत ही
मतलब बहुत हाई, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में, अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज्यादा नंबर्स में आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहां पर आती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए उनको तीर्थास कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मौर्यास, जैसे मैंने बताया क्या कि सर मौर्यास थे, और मौर्यास का जो अब क्या हो गया था, एम्पायर फॉर्म हो गया था, और इस एम्पायर को अगर कंट्रोल करना था तो हमको एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी की यहां पर जरूरत थी। ब्यूरोक्रेसी की यहां पर क्या थी? जरूरत थी, ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में यहां बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, और जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तीर्थास कह रहे हैं। ये सारे वर्ड जो है वो आपको याद करने हैं, तीर्थास। ठीक है ना। अब एक बड़ी बात और समझने आनी चाहिए कि अगर हमको इतना बड़ा सिस्टम चलाना है तो आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त जो थे, भाई जाहिर सी बात है कि वो नंदास के टाइम, नंदास के जो हम जब वो कोर्ट में गए थे, पैलेस में गए थे, तो वहां उनको बड़ी बेइज्जती फेस करनी पड़ी थी। और चंद्रगुप्त को ट्रेन करके वो मॉडर्न एम्पायर के अंदर मंत्री बन गए थे, राइट, मंत्री थे वो, एक तरह मिनिस्टर थे उनके कोर्ट में, मतलब गाइडिंग टीचर थे एक तरह के, समझ लो ऐसा था। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, या आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त बोलते हैं कि आपको अगर इतना बड़ा सिस्टम चलाना है तो आपको एक बहुत ही इफेक्टिव, या फिर मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही बड़ा आपको एक एस्पियोनेज सिस्टम चाहिए। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? एस्पियोनेज मतलब जासूस, स्पाइज। क्यों? क्योंकि अगर राजा बैठा है पाटलिपुत्र में और उसका पूरा इतना बड़ा साम्राज्य है, तो कौन है जो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है? कौन है जो विद्रोह कर देगा? सोसाइटी के अंदर राजा के लिए कैसे सेंटीमेंट चल रहे हैं? भाई आज तो इलेक्शन होता है तो समझ में आ जाता है सरकार को कि हाँ भाई लोग जो है नाराज चल रहे हैं, लोग आज के टाइम पे प्रोटेस्ट कर देते हैं। उस वक्त कैसे लोगों के सेंटीमेंट जाने जाएं कि क्या चल रहा है आज के टाइम में अगर सरकार के खिलाफ आक्रोश है तो वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, न्यूज़ पे, सब जगह दिख जाता है। पहले न्यूज़ चैनल तो होते नहीं थे। तो लोगों के अंदर क्या चल रहा है, कैसा सेंटीमेंट चल रहा है, उसके लिए आचार्य चाणक्य का कहना था कि एक नेटवर्क ऑफ स्पाइज होना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया एस्पियोनेज सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। और वही यहां पर उन्होंने किया कि एक बहुत बढ़िया एस्पियोनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो जासूसों का सिस्टम हो। ठीक है, जासूस लगाने चाहिए। अब कैसे? 5 प्रकार के जासूसों की बात जो है वो आचार्य चाणक्य कहते हैं। आचार्य चाणक्य के हिसाब से, आचार्य चाणक्य के हिसाब से 5 टाइप्स ऑफ स्पाइज होने चाहिए। कौन कौन से? अब देखिए आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, देखिए समझिएगा जरा बात को। ये वाला पोर्शन आपके एनसीईआरटी में खाली एक लाइन में लिखा है कि एक बहुत ही, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, पढ़िएगा आप लोग। अ वेरी इलैबोरेट सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज, वेरी इलैबोरेट एस्पियोनेज सिस्टम, ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, सिर्फ एक, वेरी इलैबोरेट एस्पियोनेज सिस्टम। लेकिन क्या सिस्टम था वो जरा यहां पर समझ लेते हैं। मैंने आपको इतना ब्रीफ कर दिया कि एस्पियोनेज सिस्टम का क्या मतलब है, जासूस, स्पाइज लगाना, जासूस। और क्यों लगाना? ताकि राजा के सेंटीमेंट्स के बारे में जान सके कि सोसाइटी में राजा को लेकर क्या सेंटीमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बोला गया फ्रॉडलेंट डिसाइपल स्टूडेंट, जिस स्पाइस को हम बोलते थे, एक प्रकार के स्पाइस हैं, इनको बोलते हैं कपित कच्छत्रा। कपित कच्छत्रा मतलब क्या है? ये एक प्रकार के स्पाइस थे। कैसे स्पाइस थे? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, समझिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स बड़े ही इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े ही अक्लमंद हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बनाओ? उनको स्पाइस बना दो। वो स्टूडेंट्स हैं, बढ़िया रिसर्चर्स हैं, लेकिन उनको आपने क्या बना दिया? स्पाइस बना दिया, वो फ्रॉडलेंट डिसाइपल बना दिया आप। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये स्टूडेंट्स जान सकेंगे कि सोसाइटी में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में राजा के लिए क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, पढ़े लिखे जो वर्ग जो है वो क्या सोच रहा है राजा के बारे में। ठीक है, तो ये बोला कि एक स्पाइस ऐसे भी अपॉइंट कर होना चाहिए। ये आचार्य चाणक्य का आइडिया है कि आप जब से इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी चलाना है, इतना बड़े एम्पायर को आपको रूल करना है, तो आपको इस प्रकार के स्पाइस अपॉइंट करने पड़ेंगे। देन दूसरा इन्होंने बोला एस्थेटिक्स। जिस स्पाइस का नाम क्या था? उदस्थिता। ये आपके नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कि माइट भी पूछ सकता है। उदस्थिता, एस्थेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एस्थेटिक्स मतलब साधु संत। तो कोई अगर साधु संत जैसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, उन साधु संत व्यक्ति को आप अपना जासूस, स्पाई अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, वो एक हाई नेटवर्क बनाएगा लोगों के बीच में अपने, और राजा के बारे में बताएंगे, राजा की
तारीफें होंगी। या फिर सोसाइटी में क्या चल रहा है, मतलब साधु संत लोग जो हैं, ब्राह्मणिकल जो लोग हैं, वो कैसे देख रहे हैं राजा को, वो चीज पता चलती रहेगी। एक चीज तो ये। देन देखिए लिखा हुआ इम्पावरिज्ड फार्मर्स हाउस होल्ड, गृहपतिका, किसानों के बीच में क्या चल रहा है, ये स्पाइस, वो स्पाई जो है वो बताता रहेगा। देन फिर उसके बाद देखिए रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर्स वो क्या सोच रहे हैं वो यहां पता चलता रहेगा। देन अनसक्सेसफुल ट्रेडर, मर्चेंट, क्योंकि बिजनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी इकोनॉमी का, और अगर इकोनॉमी गिर रही होगी तो जाहिर दिक्कत में आ जाएगा राजा। तो इसीलिए जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स हो चुके हैं, ठीक है, अनसक्सेसफुल, तो विजय माल्या अनसक्सेसफुल ट्रेडर, तो जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डोंट टेक इट सीरियसली। तो अनसक्सेसफुल ट्रेडर को आप बना दीजिए अपना एक जासूस, ताकि मर्चेंट क्लास में क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेडर था ही, उसकी जान पहचान है मर्चेंट क्लास के बीच में, तो वहां उठे बैठेगा, तो वहां पर वो राजा के सेंटिमेंट्स के बारे में जान पाएगा कि राजा को लेकर क्या सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहे थे। तो ये चीज यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर हमको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर चलाना है बहुत बढ़िया, तो एक इंट्रिकेट एस्पियोनेज नेटवर्क होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पाई गैदर करेंगे, ये जो स्पाइज होंगे ये क्या करेंगे, ये इंटेलिजेंस को गैदर करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन राजा के बारे में गैदर करेंगे ऑन फॉरेन एनिमीज। एक तो ये कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं वो पता चलता रहेगा, अगर मान लो कोई अंदर ही अंदर कोई बगावत करने वाला है, एंड ऑल्सो मॉनिटर्ड वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो भी पता चल जाएगा कि वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो वो हमारे कई राजा के खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहे हैं। ये ऑन द कॉन्ट्ररी, और दूसरी तरफ दीज स्पाइज ऑल्सो एडेड इन कलेक्टिंग मनी, ये मनी भी कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, ये जो स्पाइज हैं। कैसे? फ्रॉम गुलिबल इंडिविजुअल्स। गुलिबल का मतलब होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। और कैसे बेवकूफ बनाते थे कि सुपरस्टिशियस चीजें बोलकर कि भैया ये पैसा दे दो वरना तुम नरक में चले जाओगे, सुपरस्टिशियस बातें बोलकर कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से ये लोग पैसा भी निकलवा सकते थे। तो बेसिकली यहाँ पर ये सिस्टम दिया रखा है स्पाइस का कि कैसे एक एस्पियोनेज सिस्टम जो है वो आचार्य चाणक्य या फिर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे चल रहा था अकॉर्डिंग टू आचार्य चाणक्य। मैंने बोला ना कि आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त वाज लाइक अ गाइडिंग लाइट, पूरे मौर्यन एम्पायर में उनका बड़ा ही योगदान रहा। और अगर आप आचार्य चाणक्य की जो आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त जो है उनकी अगर आप किताब पढ़ेंगे, आप अर्थशास्त्र पढ़िए, तो आप उस अर्थशास्त्र में ये एस्पियोनेज सिस्टम प्रॉपरली पढ़ पाएंगे कि क्या कह रहे थे अर्थशास्त्र में, वो बात समझ में आ गई। तो ये एक एस्पियोनेज सिस्टम यहाँ पर सेटअप हुआ, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंटली कि जो भी यहाँ फंक्शनरीज थे, जो ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, उनको जो पेमेंट है वो सैलरीज दी जाती थी, किसमें? कैश में दी जाती थी, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सैलरीज जो है वो कैश में पे की जा रही हैं, ऑल्सो पेड इन कैश। मोस्ट फंक्शनरीज रिसीव देयर सैलरीज इन कैश। जो हाईएस्ट ऑफिशियल, अब देखो रैंकिंग, ये जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं इनके बारे में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको कवर कर लिया था। मैंने बताया था क्या? मंत्रिन, याद करिए, मंत्रिन यानी कि क्या हो गया? मिनिस्टर हो गया। देखिए इस वाले चैप्टर में आया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था हाई प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी कि क्या हो गया? क्या हो गया? पुजारी, पुरोहित, पुरोहित, ये क्या हो गया? प्रीस्ट, है कि नहीं? फिर क्या हो गया? कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति, इस मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर दिया था। सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, नोट करिएगा। देन फिर उसके बाद क्राउन प्रिंसेस, है ना, क्राउन प्रिंस हो गए, यानी कि आप देखोगे युवराज, युवराज, यहां पर प्रिंस की बात हो रही है अगर तो युवराज, ठीक है ना। इस प्रकार से है वेयर जनरसली कॉम्पेंसेटेड, यानी कि इनको अच्छे थे यहाँ पर जो है इनकी सैलरी, पैसा वैसा खूब इनको यहाँ पर मिलता था, ठीक है। अब इनका पैसा कितना मिलता था वो यहाँ पर बता रहे हैं। एक बात समझ में ये आएगी इससे हमें कि देखो हमें ये याद नहीं करना है कितना पैसा मिलता था, लेकिन मैं आपको ये बता के ये बताना, ये रियलाइज कराना चाहता हूँ, एक बात को आप मैनिफेस्ट, एक बात को आप मानिए, एक्सेप्ट करिए कि मौर्यन एम्पायर में लोगों के बीच में ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग काफी अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। मतलब जो सैलरी के पेमेंट में डिफरेंसेस हैं वो साफ दिखते थे, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो लोगों में जो गैप था वो काफी था। जैसे फॉर एग्जांपल देयर सैलरीज कुड रीच एज हाई एज 48,000 पानाज, 48,000 पाना ये सैलरी होती थी। अब कहो सर 48,000 समझ में आ रहा है, लेकिन एक पाना क्या हो गया? एक पाना का मतलब था, अगर हम 1 पाना की बात करेंगे तो जो एक तोला होता है ना,
मान लो फॉर एग्जांपल एक तोला 11 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। इसका 3/4, ठीक है ना, इसका 3/4 ये होता है एक पाना। इसका ये होता था एक सिल्वर, मतलब इतना दिया जाता था, एक सिल्वर कॉइन का जो होता था वो ये होता था 1 पाना। लिखा हुआ है 48,000 विद 1 पाना का मतलब क्या हो गया, अ सिल्वर कॉइन। एक सिल्वर कॉइन दिया जाता था और उस सिल्वर कॉइन की वैल्यू पता क्या होती थी, 3/4 ऑफ अ तोला। याद नहीं करना है, जस्ट बता रहा हूं। अब इमेजिन करो कि अगर एक सिल्वर कॉइन ये है 3/4 ऑफ अ तोला, गोल्ड की तोला, ठीक है, तो अब आप 48,000 सोच लो, 48,000 मतलब कितना हो गया। तो इन लोगों को बहुत ही हाई सैलरी यहां पर दी जाती थी, ठीक है, 48,000। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सैलरी कम दी जा रही है, 60 पाना तक दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको 10 से 20 पाना दिए जा रहे हैं बस। तो सैलरी बहुत वेरिएबल थी, ऐसा नहीं है कि सबको बहुत पैसे मिलते हो। तो एक बात ये क्लियर हो जाती है कि जो पेमेंट स्ट्रक्चर था, पेमेंट स्ट्रक्चर वो इनकम डिस्पैरिटी को शो करता है कि लोगों के बीच में इनकम में डिस्पैरिटीज थी, ठीक है ना, इनकम में डिस्पैरिटीज यहां पर थी। ये बात समझ में आती, क्रक्स में आपको ये चीज यहां क्लियर हो जाएगी। सो दिस पेमेंट स्ट्रक्चर रिवील्स सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन इनकम बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। ये कुछ चीजें हैं देखो जो हमें एनालाइज करके दिमाग में रखनी है ना, कि मॉडर्न पीरियड के टाइम पे सैलरी में इतनी डिफरेंसेस थे कि डिस्पैरिटीज साफ साफ दिखती थी। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ को सैलरी बहुत ज्यादा मिल रही है, 48,000 पानास तक मिल रही है, कुछ को 60 पाना मिल रही है खाली, कुछ को सिर्फ 10-20 पाना ही मिल रही है। आप इमेजिन करिए 48,000 पानास से कम करते करते 60 पाना और 10 और 20 पाना भी सैलरी थी। तो ये डिस्पैरिटी साफ साफ शो करता है। अब हम आते हैं, ये था पूरा आपका स्टेट कंट्रोल को लेकर। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक रेगुलेशंस किस प्रकार से यहाँ पर मौर्य के पीरियड में चल रहे थे। तो देखो मौर्य के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द एग्रीकल्चर, है ना, 1/4 से लेकर 1/6 तक यहाँ पर क्या करते थे, टैक्स ले रहे थे। मैंने आपको वाटर टैक्स के बारे में बताया था, मैंने आपको टोल टैक्स के बारे में बताया था, राइट। ये सब चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और क्या, कैसे होता था, चलिए उसको यहाँ पर समझते हैं, जरा देखिएगा। देखिए अब सबसे पहली बात, अगेन जैसे मैं फिर से बोलूंगा कि अगर इतने बड़े अंपायर को आपको चलाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलाना है, तो बहुत सारे यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट की जरूरत थी। और आचार्य चाणक्य के टाइम पे, या फिर आचार्य चाणक्य की किताब जो है अर्थशास्त्र से हमको ये पता चलता है कि 27 सुपरिंटेंडेंट्स को अपॉइंट किया गया था। जब मैं सुपरिंटेंडेंट्स बोल रहा हूं तो एक वर्ड एनसीईआरटी में आता है जिसको बोलते हैं अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्ष, ऐसे समझ, अध्यक्षता, अध्यक्षास, ठीक है। तो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य जो है, ये किताब जो है, अर्थशास्त्र जो किताब है कौटिल्य की, वो बताती है कि 27 बेसिकली सुपरिंटेंडेंट्स यहां पर क्या थे, अपॉइंट किए गए थे स्टेट के द्वारा। और इन सुपरिंटेंडेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन सुपरिंटेंडेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं क्या, अध्यक्षास। ये वर्ड थोड़ा सा क्रिटिक इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये आचार्य चाणक्य के थे। तो इनका प्राइमरी रोल क्या था, जो सुपरिंटेंडेंट्स यहाँ पर अध्यक्षास थे, उनका रोल क्या था, इनका रोल था कि ये वेरियस जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको देखभाल करेंगे, उसकी रेगुलेशन करेंगे। जैसे क्या क्या, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, वेट्स एंड मेजर्स, वीविंग, स्पिनिंग, माइनिंग, इन सब कामों को ओवरसी करने के लिए अध्यक्षास को अपॉइंट किया गया था। एक बात ये क्लियर है, ये वर्ड अध्यक्षास ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओवरसी करने के लिए, देखभाल करने के लिए 27 अध्यक्षास को अपॉइंट किया गया था स्टेट के अंदर, और उनके ये सब यहां पर कार्य होते थे। क्लियर है। अब इसके अलावा एज आई सेड कि इरिगेशन फैसिलिटीज, ये मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बता दिया कि वाटर की सिंचाई, मतलब खेत है आपका तो सिंचाई होगी, और सिंचाई होगी तो सिंचाई के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पर क्या स्टेट देख रही थी, पैसा आ रहा है तो स्टेट देखेगी उसको, ठीक है ना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, मतलब ठीक है स्टेट देख रही है, ठीक है भाई पानी मान लो बह रहा है पानी की अवेलेबिलिटी, लेकिन किस किसान को पानी कब चाहिए, ऐसे तो मारकाट हो जाएगी ना, कहेगा नहीं हमको पानी चाहिए, कहेगा नहीं हमको पानी चाहिए। तो किस किसान को कब पानी चाहिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कितना चाहिए। तो पानी का रेगुलेशन इस प्रकार से किया जाए कि क्या हो जाए, कि सबके बेनिफिट के लिए हो जाए, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा ये बताया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मेगास्थनीज जो है वो एक पॉइंट और मार्क करते हैं, इकोनॉमिक मेजरमेंट की, इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की। मेगास्थनीज कहते हैं कि जिस प्रकार से लैंड का जो मेजरमेंट था, जिस प्रकार से उसको इजिप्ट में मेजर किया जाता था, ठीक है ना,
वैसे ही यहां पर हो रहा है। देखिए, मेगास्थनीज एन एंशिएंट ऑब्जर्वर नोटेड द सिमिलैरिटी ऑफ लैंड मेजरमेंट टू इजिप्ट। जैसे आप यहां मॉडर्न पीरियड में लैंड मेजरमेंट हो रहा है, वो सिमिलैरिटी उससे काफी ज्यादा है इजिप्ट से। यानी उनका कहना था कि इजिप्ट में भी सेम कुछ प्रकार से लैंड को मेजर किया जाता था। एंड नॉट ओनली दिस, द इंस्पेक्शन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन द मॉडर्न एम्पायर। तो यहां मेगास्थनीज के अकाउंट से हमको यह पता चलता है कि जो लैंड मेजरमेंट का तरीका था और जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन था, ये काफी ज्यादा सिमिलर बताया गया है इजिप्ट के। सिमिलर टू इजिप्ट, सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर बोल रहा हूं। फर्क होता है सिमिलर और सिमिलियर, सिमिलर और सिमिलियर या फिर सिमिलियर, हाँ सिमिलर और सेम में फर्क होता है। सेम मतलब एग्जैक्टली एक जैसा, सिमिलर मतलब मिलता जुलता, ठीक है। तो मेगास्थनीज का अकाउंट ये कह रहा है कि नहीं, जैसा लैंड मेजरमेंट का तरीका था, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था, वो काफी ज्यादा इजिप्ट के तरीके से यहाँ पर जो है वो मैच करता था, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम या एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर मॉडर्न एम्पायर का था, वो था स्लेव्स के ऊपर। अब ये पॉइंट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, फिर उसका हम रीड ऑन करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एंशिएंट टाइम से इंडिया में स्लेव्स थे, इस पे कोई डाउट नहीं कर सकता। हाँ, वेदास के बाद, वैदिक पीरियड के बाद से आप देखोगे, वैदिक पीरियड के टाइम से लेकर आप आगे देखोगे तो इंडिया में स्लेव्स थे, इस पे कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मॉडर्न पीरियड के टाइम पे यह देखने को मिला कि जो स्लेव्स थे उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज कर लिया गया। यह एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो अभी तक देखने को नहीं मिला था, वेरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर अबाउट स्लेवरी, ठीक है ना। तो यही बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स का एम्प्लॉयमेंट कर लिया गया, किसमें एग्रीकल्चर वर्क में। यही चीज मैं आपको बोल रहा था अभी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें कोई शक नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। ये मत समझिएगा कि इंडिया में स्लेव्स थे ही नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन, गलत आपकी एनालिसिस हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉडर्न पीरियड से पहले इंडिया में स्लेव्स नहीं थे, ऐसा नहीं है, स्लेव्स थे एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हिस्टोरिकल एविडेंस हमको बताते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस बोल रहे हैं, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक स्लेवरी इन इंडिया फ्रॉम वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम से डोमेस्टिक स्लेवरी जो है इंडिया में चल रही है, ठीक है ना। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड आता है तो स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट ने इन फार्म्स में, जो जमीन फार्म्स हैं और जो यहाँ पर स्लेव्स, जो फार्म्स हैं, उनमें क्या किया, इन स्लेव्स को यहाँ पर क्या कर दिया, या हायर्ड लेबर्स को क्या किया, लगा दिया, काम पे लगा दिया, ठीक है ना। तो उनका यूटिलाइजेशन यहां पर किया गया। तो स्टेट मेंटेन फार्म्स एंड यूटिलाइजिंग न्यूमरस स्लेव्स एंड हायर्ड लेबर्स। तो एक तरीके से स्लेव्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या फिर डिफरेंट काम के लिए यहां पर लगा दिया जाता है। ये चीज यहां बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है जो आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड एज स्लेव सोसाइटी। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे मैंने आपको बोला कि वेदास के टाइम से स्लेव्स हुआ करते थे, है ना, ये कोई डाउट नहीं है इसमें। वैदिक पीरियड के टाइम से डोमेस्टिक स्लेवरी थी, वहां पर होती थी, ठीक है। बट जो कैरेक्टरिस्टिक था इंडियन सोसाइटी का, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की सोसाइटी वाज अ स्लेव सोसाइटी, ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट एक ध्यान रखना कि द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड एज अ स्लेव सोसाइटी, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये चीज भी यहां पर देखी गई कि जो काम इजिप्ट और रोम में स्लेव्स वहां कर रहे थे, वही कार्य, सिमिलर कार्य आप देखोगे, सेम काम यहां पर इंडिया में शूद्रास कर रहे थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज अ स्लेव सोसाइटी, क्योंकि जो कार्य वहां पर स्लेव्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे रोम में, इजिप्ट में, एग्रीकल्चर वर्क, वही कार्य यहां पर शूद्रास कर रहे थे, यही बात बोली गई है, ठीक है ना। इंस्टेड द रोल्स टिपिकली फुलफिल्ड द स्लेव्स इन ग्रीस एंड रोम। तो ग्रीस एंड रोम में यहां पर स्लेव्स क्या कार्य कर रहे हैं, यहां क्या कार्य कर रहे हैं, ग्रीस हाउस में यहां कर रहे हैं एग्रीकल्चर। और यही कार्य को यहां बताया जा रहा है कि वही कार्य शूद्रास कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो शूद्रास वर कंसिडर्ड द कलेक्टिव प्रॉपर्टी, माना जाता था शूद्रास को कि जो अपर 3 हायर वर्ण है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, उनकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है शूद्रास, ऐसा माना जाता था। एंड सर्व्ड इन वेरियस कैपेसिटीज इंक्लूडिंग, मतलब ये स्लेव्स की तरह भी इस्तेमाल होते थे, आर्टिसंस की तरह, एग्रीकल्चर लेबरर्स की तरह, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह, सब की तरह यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर जो है वो रखा गया है कि स्लेव्स का कैसे शूद्रास यहाँ पर होते थे। देन मूविंग ऑन, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है कुछ एक पोर्शन है जो मेरे ख्याल से इस जगह पे थोड़ा सा गलत आ गया, बट हाँ ये पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है
कि जो नई लैंड है, मान लीजिए किसी जमीन पे खेती हो रही है तो हो ही रही है, ठीक है, और वहां टैक्सेस कैसे ले जाएंगे कि मान लीजिए अगर कोई खेती बहुत अच्छी हो रही है, लैंड फर्टाइल है, तो उससे 1/4 ऑफ द टैक्स वसूला जाता था, है ना, और अगर कम फर्टाइल है तो उससे 1/6 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस जो है वो वसूला जाता था। तो ये यहाँ पर क्या था, ये आपको इस प्रकार से टैक्सेस लिए जाते थे, ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन पीजेंट्स कितना 1/4 to 1/6 ऑन देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन मान लीजिए अगर हमें कोई नई लैंड पे खेती करवानी है, काम शुरू कराना है, वो भी तो चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, या फिर स्टेट को लग रहा है मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, तो नई लैंड को अंडर कल्टीवेशन लेके आते थे, ठीक है। और ऐसे में क्या होता था कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स, उनको कई जगह देखने को मिला कि उन पीजेंट्स को कई जगह बहुत सारी छूट या फिर बहुत सारी जगह रेमिटेंसेस या बहुत सारी जगह कुछ चीज़ों में उनको छूट दी गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल को कहा गया कि अगर आप नई ज़मीन पे काम करोगे, है ना, तो आपको ये पर्टिकुलर टैक्स नहीं पे करना है। ये सिर्फ इसलिए था ताकि जो लोग हैं वो नई नई ज़मीन पे काम करने आएँ, और जब उस पर काम करेंगे तो ऑब्वियसली राजा या मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे इसको ऐसा देखा जाता था कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार खेती बाड़ी इस पर शुरू हो गई, यहाँ से इनकम आना स्टार्ट हो गई, तो जो हम छूट दे भी रहे होंगे पीजेंट्स को, वो वहाँ से हम मेकआउट कर लेंगे, वहाँ से हम बना लेंगे पैसा, ठीक है। तो ये चीज था कि न्यू लैंड वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विद द असिस्टेंस ऑफ कल्टीवेटर्स, शूद्रा, लेबरर्स, ठीक है। प्रीवियसली अनकल्टीवेटेड जो लैंड होती थी, अनकल्टीवेटेड लैंड थी, व्हेन डेवलप्ड, जब उसको डेवलप कर लेंगे, कंट्रीब्यूटेड रेवेन्यू, उससे पैसा आएगा टू द स्टेट थ्रू टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूली सेटल्ड पीजेंट्स। तो जब उस पर काम चल रहा है तब टैक्सेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब एक बार सेटलमेंट हो जाएगा, वहां से ही पैसा आने लगा, तो नॉर्मल जमीन हो जाएगी, फिर आप इस तरह का टैक्स जो है वहां से भी लेने लग जाएंगे, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है, इस तरह की खेती में अगर किसी को इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए तो इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन उसके बदले आपको उसका पेमेंट इरिगेशन के लिए करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है, राइट। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट आया कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो हम देखते हैं मौर्य के पीरियड में, वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, किसी भी अगर आप स्टेट की बात करेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े साम्राज्य में अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर उस पर कब्जा किए रहना, कंट्रोल बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर रोडें बनी हुई हैं, चलने का रास्ता है, तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह राजा मूव करके अपने उस किंगडम को गवर्न कर सकता था, ठीक है। और यही यहां पर हुआ, मॉडर्न एम्पायर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था। अगेन मॉडर्न एम्पायर, मैं बोल रहा हूं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको पहली बार देखने को मिलेगी, तो वो चीज यहां पर देखने को मिली। यहां पर देखिए, एक बोला गया, दिस नेटवर्क इंक्लूडेड द फेमस रॉयल रोड, तो एक शाही रॉयल रोड भी जो आपकी कैपिटल को कनेक्ट करती है, पाटलिपुत्रा से कनेक्ट करती थी, कनेक्टिंग पाटलिपुत्रा टू नेपाल वाया वैशाली एंड चंपारण। ये रॉयल रोड थी जो राजधानी को कनेक्ट कर रही है, पाटलिपुत्रा को कनेक्ट कर रही है नेपाल से, वैशाली से, चंपारण से। अब लोग, जब रोड है तो लोग इजीली जो है वो चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रोड्स कई जगह कनेक्ट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स लिंक्ड पटना टू वेरियस रीजन्स। अब पटना यानी पाटलिपुत्रा से कई सारे रीजन, जैसे सासाराम हो गया, मिर्जापुर हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, कलिंग हो गया, उड़ीसा तक पहुंच गए, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, इन रीजन तक रोड बन गई। अब सिर्फ रोड ही नहीं, जो नदियां थी वो भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बन गया। वही लिखा हुआ है कि रिवर्स आल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो रिवर्स के थ्रू भी जो है, ऐसे गंगा रिवर हो गई, इनके थ्रू ये नेचुरल एक तरह से कम्युनिकेशन के रास्ते बन गए, रूट्स बन गए, फर्दर इनहांसिंग कनेक्टिविटी इन दी मौर्यन एम्पायर। तो आप एक बात समझ पा रहे हो क्या सर, एक बहुत बढ़िया बात आप समझ पा रहे होगे सर, क्या कि यार मौर्यन एम्पायर के अंदर आप देखो, मौर्यन एम्पायर कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या जरूरत है कंट्री को चलाने के लिए, एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। मॉडर्न एम्पायर में भी था, टैक्सेस का सिस्टम है, सरकार को पैसे चाहिए, वहां भी टैक्सेस, आज भी टैक्सेस लगते हैं, मॉडर्न एम्पायर भी ले रहा था। एक बढ़िया रोड कनेक्टिविटी या बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हाँ वो भी चल रहा है। स्लेव्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए डाल दिया गया है, तो एक स्लेवरी की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो रही है। आप समझ रहे हो कि कैसे मॉडर्न एम्पायर एक अच्छा सिस्टम होता जा रहा है। फिर एक एस्पियोनेज सिस्टम भी चल रहा है,
राजा को देखने के लिए एक बहुत ही तगड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सेटअप किया गया है। आप मौर्यंस की खास देख रहे हो, मौर्यंस क्या कर रहे हैं। और अभी तो हम इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, अभी हम इसकी और चीजें भी डिस्कस करेंगे। मौर्यन एम्पायर कहां से कहां पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें मौर्यन एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। नाउ एक्सटेंट ऑफ रॉयल अथॉरिटी इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब देखो एक बात ये समझ में आती है कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता ये चलता है कि जो मौर्य के रूल था बहुत दूर दूर तक फैला। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है कई कई दूर दूर तक मिलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट वाला इस स्लाइड को देखिए भाई। यहां से ये आप जो देख रहे हो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, ये दिखा रहा है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ये जो स्क्वायर्स हैं, जो ट्राइंगल हैं वो पिलर एडिक्ट्स हैं। ये देखिए यहाँ पिलर एडिक्ट्स यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए ब्लैक वाला कांधार तक दिखा रहा है, कांधार में आपको देखने को मिल रहा है पिलर एडिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिल रहा है, ये रॉक एडिक्ट है। ट्राइंगल वाला पिलर एडिक्ट है, ठीक है। ये आपका माइनर रॉक एडिक्ट है ना। तो आप सोचो कि इतने पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में हमको देखने को मिल रहा है जो एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के। तो एक बात समझ में आई कि जो चीज पाटलिपुत्रा से शुरू हुई थी वो कितना दूर दूर तक फैल रही है। देखो भले ही यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ कुछ एरियाज में यहाँ पर कहीं कहीं आपको मिल रहा है। तो 9 इनफैक्ट 9 आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले थे आपको साउथ इंडिया के इस एरिया में। समझ में आ रहा है। अशोका के इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मिले हैं, कहां पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले देखने को। तो ये चीज शो कर रहा है कि यार अगर यहां से कोई चीज यहां पहुंच गई इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब अशोका का जो रूल है वो यहां तक होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जो कंट्रोल उसका इस जगह पे होगा वो इस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर है। बट इमेजिन अशोका के इंस्क्रिप्शन यहां से लेकर यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, साउथ इंडिया के आंध्र कर्नाटका तक दिख रहा है। तमिल की बात नहीं कर रहा हूं, तमिल की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये बॉर्डर समझना जरूरी है कि मौर्यन एम्पायर कहां तक फैल गया था। और ये इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि बहुत दूर तक फैल चुका था। वही बोल रहा है, देखो स्टोन पिलर्स देखने को मिलते हैं कहां पर, अब ये ब्रीफिंग हो रही है। स्टोन पिलर्स मिलते हैं विद इंस्क्रिप्शंस कहां पर, चुनार में, बनारस के नियर वाराणसी। देन यू विल सी देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। यही स्टोन पिलर्स जो चुनार में मिलते हैं वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के अलग अलग एरियाज में भेजे गए, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस शो दैट किंग्स कमांड्स वेर ओबेड थ्रू आउट द कोर्ट कंट्री विद फ्यू एक्सेप्शंस। एक चीज ये भी देखी गई कि अशोका के जो यहाँ पर जो सेइंग्स थी या उसके जो कमांड्स थे वो पूरे कंट्री माने भी जाते थे, कुछ जगह छोड़ दो माने जाते थे। अशोका कहता था कि आई वाज सक्सेसफुल, जैसे लोगों ने हंटिंग करना छोड़ दिया था, कई जगह हंटिंग करना छोड़ दिया। तो अशोका कह रहा है कि हाँ मैं सक्सेसफुल भी कई जगह पर हुआ हूं, ठीक है। द स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट यहां कंट्रोल कर रही है, ऑब्वियसली बात है वो कंट्रोल स्टेट का इन जगह पे इतना नहीं होगा। यही पॉइंट लिखा है, द स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑफ द स्टेट वाज प्रोबेबली लेस इफेक्टिव इन एरियाज बियॉन्ड द मिडिल गैंजेटिक जोन। तो जो मिडिल गैंजेटिक जोन का एरिया है इसके बियॉन्ड आप जाओगे तो जाहिर सी बात है वहां पर इतना ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल अशोका का नहीं होने वाला है। क्या रीजन हो सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है क्या रीजन होंगे। पहला तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एक तो यह है कि साउथ इंडिया की लैंग्वेज अलग है, तो अपनी बातों को कम्युनिकेट करना का तरीका वो सही नहीं, ईजी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया था कि जो इंस्क्रिप्शंस पे आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो क्या थी, है ना, और जो स्क्रिप्ट है वो क्या थी, और वो थ्रू आउट इंडिया देखने को मिलती है ना। तो भाई साउथ इंडिया के लोग इतना नहीं समझ रहे थे उसको। देन डिस्टेंस बहुत था एंड फ्यूअर फैसिलिटीज इन द रीजन। आपने इस जगह तो बहुत फैसिलिटीज दे दी, लेकिन जो डिस्टेंस वाले एरियाज थे उन पे इतनी फैसिलिटी आप नहीं प्रोवाइड कर पाए। भाई नॉर्मल सिनेरियो है ना, सोचो उस वक्त एक इंसानी तो है, ऐसा थोड़ी इतिहास बहुत कुछ टेक्निकल चीजें हो गई। अरे आज भी है, आज भी जो आपको सेंट्रल ऑफ द सिटी में रह के मिलेगा वो आप सिटी से बाहर जाते जाओ, जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे कंट्रोल कम हो जाएगा, है ना, वैसे वैसे फैसिलिटीज कम हो जाएंगी, राइट, है कि नहीं। तो ये सब चीजें यहां पर देखने को मिलती है। नाउ टैक्सेशन सिस्टम, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्लेवरी हो गया बता दिया मैंने, रोड्स एंड रिवर्स का बता दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। देन टैक्सेशन सिस्टम, बहुत ही एक बड़ा टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है। रॉक एडिक्ट्स में जो देखने को मिला कि इतने सारे टैक्सेस दिखाए गए, बहुत ही इंप्रेसिव लिस्ट है टैक्सेस की, बहुत ही इंप्रेसिव लिस्ट है। लेकिन बात यह है कि अगर सच में इतने सारे टैक्सेस इंपोज किए गए होंगे तो लोगों के पास बहुत ही कम पैसा बचा होगा अपनी जिंदगी बिताने के लिए। एंड दिस मेड द थिंग्स डिफिकल्ट। दो प्रकार के लोग यहां सामने आते हैं, एक वो जो टैक्स को असेस करते हैं, एक वो जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है। उनका नाम यहां पर देख लेते हैं। अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला टैक्सेशन सिस्टम के अंदर,
ठीक है। अब देखो, कौटिल्य आउटलाइंड वेरियस टैक्सेस, कौटिल्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त जी ने अब बहुत सारे टैक्सेस आउटलाइन किए थे, क्या क्या टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करने चाहिए, किससे, पीजेंट से, आर्टिसन से और ट्रेडर से, क्या क्या टैक्सेस देने चाहिए, एक लिस्ट जो है वो आचार्य चाणक्य जी ने बताई है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये था कि एक एफिशिएंट सिस्टम यहाँ पर टैक्सेशन का होना चाहिए, जिसमें असेसमेंट कैसे होगा वो, और कलेक्शन, ये दो चीजें के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। एंड स्टोरिंग, देखो एक हो गया असेसमेंट, एक हो गया कलेक्शन, और एक हो गया स्टोरिंग टैक्सेस। स्टोर टैक्सेस का मतलब क्या हो गया भाई, स्टोरिंग टैक्सेस का मतलब ये हिंट दे रहा है यार, टैक्स तो आप पैसे में, कैश, मतलब आप नोट देके कैश वो करोगे ना, सिक्के दोगे या नोट दोगे, तो स्टोर करने का क्या मतलब, इसका मतलब यहां पर हिंट ये आया कि टैक्सेस इन काइंड भी लिए जा रहे थे, यानी कि कोई 2 किलो चावल देके चला गया राजा को, कोई 10 किलो गेहूं देके चला गया, कोई 100 किलो आलू देके चला गया, इन काइंड भी टैक्सेस यहां पे हो रहे थे, इसलिए तो उसको स्टोर करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहां पर जो दो नाम आते हैं वो आते हैं कौन कौन से, एक आता है समर्थ, समर्था, समर्थ, ये कौन है, ये हाईएस्ट ऑफिसर है जो टैक्स को एसेस करता है, कितना टैक्स लगेगा, ठीक है ना, जिनको इंचार्ज बनाया गया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ असेसमेंट, उसको बोलते हैं समर्थ। और जो कलेक्शन कर रहा है या कस्टडी रख रहा है, संभाल के रखेगा, पैसा सारा रखेगा अपने पास, उसको बोलते हैं सन्निधाता, क्या बोलते हैं, नोट करिएगा, सन्निधाता, चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन्निधाता और समर्थ। समर्थ वो है जो टैक्स को एसेस कर रहा है, सन्निधाता वो है जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। और एक बात आती है कि लिस्ट ऑफ टैक्सेस जो दी गई है अर्थशास्त्र के अंदर, जो कौटिल्य जी के द्वारा दी गई है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। और जैसे मैंने बताया कि अगर सच में उतना ज़्यादा पैसा लिया जाता होगा तो वो लोगों के पास बहुत कम पैसे बचते होंगे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया था मौर्यन एम्पायर के दिक्कतों का, डिक्लाइन का भी बहुत बड़ा रीजन बना था, क्योंकि इतना टैक्सेस आप ले रहे हो। ये लिखा है द मौर्यन पीरियड इंट्रोड्यूस्ड अ डिटेल्ड एंड सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म फॉर असेसिंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, ठीक है ना, बहुत डिटेल एंड सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म था। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छा ये देखो, ये कुछ एविडेंस आते हैं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रूरल स्टोर हाउसेस, रूरल स्टोर हाउसेस। और इन्हीं स्टोर हाउसेस के अंदर जो टैक्सेस कभी लिया जाता है इन काइंड, अगर टैक्सेस आप ले रहे हैं किसमें, इन काइंड, यानी कि जैसे बताया मैंने आपको, गेहूं चावल दे दिया तो वो इस जगह पे स्टोर किया जाता था। तो एपिग्राफिक एविडेंसेस कंफर्म करते हैं कि रूरल हाउस स्टोर जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, रूरल स्टोर हाउस एग्जिस्ट करते थे। और ये जो स्टोर हाउस है वो क्या दिखाते हैं कि टैक्सेस जो है वो इन काइंड यहाँ पर लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर होपफुली आपको समझ में आ रही हो। और ये किस लिए है कि मान लो कभी सूखा पड़ गया, कभी मान लो फेमीन आ गया, भुखमरी हो गई, तो उस वक्त अपने लोगों को यहाँ से वो अनाज निकाल के लोगों तक पहुँचा पाएंगे, इस तरह से होता था, है ना। टैक्सेस का मतलब क्या है भाई, आप या तो पैसा ले लीजिए और पैसा लेने के बाद उससे काम करके आप लोगों तक सर्विसेज पहुँचाइए, या फिर टैक्सेस भी इन काइंड ले लीजिए। और कभी भुखमरी आ रही है, कभी अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो गया, है ना, कभी कुछ ड्रॉट पड़ गया, तो ऐसे टाइम पे आप अनाज का, उस स्टोर्ड अनाज का आप इस्तेमाल करेंगे लोगों को हेल्प करने के लिए। क्लियर है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन कॉइन्स। अब कॉइन्स की बात भी अगर हम करेंगे तो सबसे पहले जो मैंने कहता पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी कि कुछ पंचिंग करी गई है, पंच्ड है, उस पर कुछ मार्क्ड कॉइन्स हैं। तो जैसे आप देखोगे ये कॉइन्स थे तो उस पर किसी प्रकार की आपको पंचिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब कैसी पंचिंग है, जैसे पीकॉक का सिंबल मिलेगा, हिल है ना, क्रीसेंट यानी क्रीसेंट शेप आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है वो इस पे जो है बना दम। न्यूमरस ऑफ दीज कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो मिले हैं। और जो मेन कॉइन्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, पीएमसी, दैट इज पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो दीज कॉइन्स आर वैल्यूएबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ऑफ कोर्स अगर कॉइन सिस्टम है तो टैक्सेस भी कैसे दोगे, इन कॉइन्स में दोगे, एंड पेइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और जो सैलरी आप इन कैश दे रहे थे वो इन्हीं सिक्कों के थ्रू आप कैश में दोगे। देख रहे हो कैसे पूरा सिस्टम सेटअप कर रखा है उन्होंने, टैक्सेस भी ले रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर चल रही थी। अब आते हैं इसके आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर। चलो अब मैं पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर को थोड़ा क्रक्स कर देता हूँ आपके लिए, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सबसे पहला काम, सबसे पहली बार अगर किसी भी, अभी तक इतिहास में सबसे पहली बार अगर कहीं
स्टोन का सामान इस्तेमाल शुरू हुआ है, स्टोन से बनाना, तो वो आप देखोगे वो मिला है आपको मौर्यन पीरियड में। तो यहां पर आपको स्टोन मैसोनरी देखने को मिली, स्टोन मैसोनरी, पत्थर से बनी हुई चीजें, ठीक है। अभी तक जो मिलती थी आपको, मिलती थी मड वाली, मड ब्रिक्स, है ना, मड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे। लेकिन क्या मड स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं, क्या वो ड्यूरेबल होते हैं? क्या वो ड्यूरेबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या निकलेगा? ऑल्टरनेटिव क्या होगा? बर्न्ड ब्रिक्स। पहली बार बर्न्ड ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखने को आया। यही ब्रिक्स को, जो ब्रिक्स है कच्चे, उनको पकाया गया, पक्का किया गया, ठोस किया गया, बर्न्ड ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। इसके अलावा आपको टिम्बर, क्योंकि काफी ज्यादा मिलती थी, वो एरिया ऐसा है टिम्बर, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है तो वहां पर टिम्बर थी, बड़ी स्ट्रांग थी। टिम्बर से यहां पर हमको वुड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, टिम्बर से हमको वुड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, बर्न ब्रिक्स, वुड स्ट्रक्चर्स, ये सब चीजें जो है देखने को मिल रही। तो वही लिखा हुआ है यहां पर कि मौर्यंस बिगैन यूजिंग स्टोन मैसनरी ऑन लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिला, ऑब्वियसली पत्थर जरूर मिले होंगे, स्टोन मैसनरीज, स्टोन मैसोनरी में चीजें, मतलब पत्थर की चीजें मिली, लेकिन लार्ज स्केल पे यहां पर मौर्याज ने शुरू किया। एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कुम्भराहार नियर मॉडर्न पटना, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स, स्टोन के पिलर्स मिले हैं, देख रहे हो, स्टोन के पत्थर के, बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स, एंड रेमिनेंट बचे हुए किसके, 80 पिलर्ड हॉल, 80 पिलर्ड हॉल, 80 पिलर्स थे उस हॉल में, 80 पिलर्ड हॉल भी यहां पर डिस्कवर किया गया। कहां पर? कुम्भराहार नियर पटना, मॉडर्न पटना। और मेगास्थनीज यहां पर यही कहते हैं कि जो मौर्य पैलेस था इन पाटलिपुत्र वॉज स्प्लेंडेड एज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ ईरान। जैसा आपको कैपिटल ऑफ ईरान में मिलता है, उस प्रकार का कुछ महल, भव्य महल आपको यहाँ पर मौर्यास के टाइम पे देखने को मिलता है। मेगास्थनीज का ऐसा स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। तो ये जो रिमेन्स है शोकेस दी हाई लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जो मौर्यास पोजेस कर रहे थे। मौर्यास के पास बहुत ही बढ़िया टेक्निकल स्किल्स थी और उसी टेक्निकल स्किल की मदद से यहाँ पर ये कार्य वो कर पा रहे थे। स्टोन मैसोनरी का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर क्लियर नहीं होता है तो बता देता हूँ कि पत्थर है और पत्थर में आप मॉर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सीमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि पत्थर आपकी वॉल है जो ऐसे आप एकदम जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक शेप में होते हैं, वैसे नहीं, मतलब कैसे ही पत्थर होंगे, अगर आपको देखा होगा ऐसे ही पत्थर पड़े हैं। अब ये पत्थर एक के ऊपर एक रखते चले जाओ और उसमें सीमेंट वेंट से जोड़ते जाओ, ठीक है। तो स्टोन मैसोनरी, द स्टोन पिलर्स, अब ये जो स्टोन पिलर्स थे उनकी पॉलिशिंग होती थी, आप समझिए जरा, ऐसा लगता था जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता था जो NBPW, है ना। मैंने क्या बताया, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक ऐसा बर्तन जिसपे पॉलिशिंग हुई है, वो क्या शो करता है, अमीरियत। लोग बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्लासिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो एक वेल्दी लाइफ को शो कर रहा था। तो जो स्टोन पिलर्स थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, आप देख रहे हो वो स्टोन पिलर्स दोस्तों आप देखोगे कि पॉलिश थे। द स्टोन पिलर्स आर पॉलिश्ड टू अ शाइन, जैसे कि NBPW का। कार्विंग दीज ह्यूज स्टोन ब्लॉक्स, ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम क्वारीज, क्वारीज मतलब क्रशर्स, जहां पर पत्थर तोड़े जाते हैं, क्रशर्स जहां पर क्या होते हैं, पत्थर तोड़े जाते हैं। तो ये जो कार्विंग यहाँ पर दिखाई गई है इन स्टोन ब्लॉक्स की वजह, नक्काशी बनी हुई है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना, है ना, कहां से, क्वेरीज से, क्रशिंग से, जहां पर पत्थर तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ को काट के पत्थर तोड़े जा रहे हैं, एंड देन पॉलिशिंग, फिर उसको पॉलिश करना, फिर उसको डेकोरेट करना, ठीक है। ये एक मतलब ऐसा कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत हाई लेवल का इंजीनियरिंग यहाँ पर ये शो कर रहा है, एक बहुत हाई लेवल का टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब ईच हम यहाँ पर स्टोन पिलर्स की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये स्टोन पिलर, देखिए आप कितना बड़ा स्टोन पिलर है, और इस स्टोन पिलर के टॉप पे आपको यहाँ पर कैपिटल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल देख रहे हैं। और कैपिटल पे क्या बना हुआ है, यहाँ पर आपको लायन बना दिख रहा है, कैपिटल पे लायन बना दिख रहा है एक बेस के ऊपर, है ना। इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। सो ईच पिलर वॉज क्राफ्टेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बफ्ड कलर्ड सैंडस्टोन, सिंगल पीस ऑफ स्टोन है यहां से यहां तक का, सिंगल पीस, ठीक है। इसको ब्यूटीफुली स्कल्पचर किया हुआ है, कैसे, कैपिटल लगाया गया ऊपर, उसमें लायन लिखा हुआ है, फीचरिंग लायन और बुल डिजाइन ऑन टॉप, टॉप पे या तो लायन है या फिर आपको बुल डिजाइन देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कितना मतलब नक्काशी कितनी बढ़िया कर रहे हैं, कैसा क्राफ्ट कर रहे हैं, कैसे स्कल्पचर को डेकोरेट कर रहे हैं। दीज पॉलिश्ड पिलर्स, ये जो पिलर्स हैं वेर इरेक्टेड अक्रॉस द कंट्री, और इस तरह के पिलर्स आपको जगह जगह पूरे देश में मिलेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि जो नॉलेज थी मौर्यास की, इस तरह की टेक्निकल स्किल्स थी उनकी जो यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, वो बहुत रिनोन्ड थी और कंट्री के कोने कोने तक फैल चुकी थी। क्योंकि हमने इस प्रकार के पिलर्स हमको जगह जगह पर देखने को मिले हैं इंडिया में,
जगह जगह पर देखने को मिले हैं। पॉइंट समझ में आ गया? देन मूविंग ऑन, रॉक कट केव्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, सबसे पहले मौर्याज ने किया, फर्स्ट टाइम इस लेक्चर के एंड में आप जब लेक्चर देख ले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन कौन सी चीज थी जो फर्स्ट टाइम इस मौर्य के पीरियड में शुरू होती है, फर्स्ट टाइम। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रॉक कट केव्स। अब मौर्याज ने ये रॉक्स को काट के केव्स बनाई ताकि यहां मॉन्क्स रुक सके, और फिर ये तरीका साउथ इंडिया में बाद में ट्रांसफर हुआ। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा है कि मॉडर्न आर्टिसंस बिगैन द प्रैक्टिस ऑफ कार्विंग द लिविंग केव्स आउट ऑफ रॉक फॉर मॉन्क्स के लिए किया। और अर्लीस्ट एग्जांपल क्या है? आर दी बारबरा केव्स, जो आपको 30 किलोमीटर दूर मिलेंगी गया से। और फिर यही चीज, ये जो तरीका है, इनका जो स्किल्स थी, वो साउथ इंडिया इसके बाद ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया। फिर उसके बाद ये जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम के साथ वो ट्रैवल करता है या स्प्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम। तो एक बात अभी तक ये क्लियर हो रही है कि मौर्यास जो भी कर रहे थे फर्स्ट टाइम, ठीक है, अब चूंकि उनका एम्पायर एक्सपैंड कर रहा है, मान लीजिए पहले मौर्य का एम्पायर सिर्फ इतने में था, ठीक है, अब वो चूंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, पहले इतने में आया, अब वो इसके बाद इतने में आ गया, राइट, फिर उसके बाद वो इतने के साथ अब वो इतने में आ गया, ठीक है, फिर अब वो और आया तो ये ऐसे फैलने लग गया। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो मौर्य का एम्पायर है, जो मौर्य का जो एरिया है, जैसे जैसे वो जीतेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें एक पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्किल, इंजीनियरिंग स्किल, कोई भी चीज अगर यहां से शुरू हुई तो वो कंट्री के डिफरेंट एरियाज में भी स्प्रेड हुई और डिफरेंट एरिया तक पहुंची। और ये एक रीजन भी बन गया उनके डिक्लाइन का। क्यों? क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग स्किल उनको आती थी, अब वो दूसरे एरियाज के लोगों ने भी सीखना शुरू कर दी, और जो उनको एज था अभी तक, जो उनकी एक स्पेशलिटी थी कि हाँ ये पहली बार उन्होंने किया, वो अब दूसरे भी कर रहे थे। एग्जाम्पल ले लेंगे आयरन का। अब जिस जगह पर वो थे, उनको अब आयरन के टूल्स बनाए उन्होंने, उस आयरन इंप्लीमेंट से, उन आयरन टूल से दूसरे लोग भी रूबरू हो गए जो मौर्यास के बॉर्डर्स पे रहते थे, है ना। जैसे कि आप देखोगे यही एक रीजन बन गया था आगे कानवास, सातवाहंस, इन सबके राइज होने का, ठीक है। नीचे जो चोला, चेरास, पांड्यास, वो भी एकदम देखो कहां पर थे एकदम। हमने देखा कि आंध्रा और कर्नाटका तक ही मौर्यन एम्पायर था, नीचे आपको तमिलनाडु इन सब जगह नहीं मिला, केरला में। तो वहां पर आपको क्या देखने को मिला कि आप उसके अराउंड देखोगे तो चोला, चेरा, पांड्यास आ गए। तो कैसे आ गए? एक ये बड़ा रीजन आया कि वो जो बॉर्डर्स पे रहते थे, तो मौर्यन एम्पायर की इन टैक्टिक्स को समझे, सीखे। सेम गोज फॉर सातवाहन, सेम गोज फॉर कानवास, सेम गोज फॉर शुंगास, पुष्यमित्र शुंग। आप देखोगे एक रीजन यही बन जाता है। ये सब आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये सब इसी वजह से यहां पर ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि मौर्यन एम्पायर की स्ट्रैटेजी ये लोग सीख जाते हैं। मौर्यन एम्पायर का कल्चर, जो नॉट मौर्यन एम्पायर, इनफैक्ट आई विल से, जो मिडिल गैंजेटिक बेसिन में जो कल्चर चल रहा था, क्योंकि पाटलिपुत्र वाज इन द मिडिल गैंजेटिक बेसिन, है ना, मिडिल गंगा बेसिन में पाटलिपुत्र था, तो जो वहां कल्चर था वो धीमे धीमे स्प्रेड होता है। तो वो कल्चर की वजह से, वो कल्चर जब चूंकि स्प्रेड हुआ तो वो दूसरे लोगों के लिए भी एक लर्निंग चीज बनी और उन्होंने इसका एडवांटेज उठाया। तो इस वाले पार्ट में यही चीज दी गई है कि भैया बांग्लादेश के मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में ये हमको डिस्क्रिप्शन मिला, तो वहां पर हमको ये चीज मिली, लेकिन साथ में आप देखोगे तो बांग्लादेश के उस एरिया में आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर ही मिलता है। शिशुपालगंज की बात करेंगे हम लोग, अभी देखना कई अलग अलग जगहों के नाम आएंगे। ये कहा जाएगा कि भैया जो चीजें मौर्यास ने यहां पर करी वो दूसरे एरियाज में स्प्रेड हुई। ये टॉपिक का नाम भी है स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर, यानी कि जो कल्चर था मौर्यास का, और वो भी कौन सा? मटेरियल कल्चर। जैसे कि बर्तन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात करेंगे, जैसे कि हम आयरन टूल्स की बात करेंगे, जैसे कि हम स्टील की बात करेंगे। ये सब चीजें जो है वो फैलना शुरू हो गई, मटेरियल चीजें, मटेरियल कल्चर जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये चीज यहां पर हम देखेंगे। चलिए देखिए, ऐसे मॉडर्न एम्पायर अकम्प्लिश 2 सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, 2 बड़ी चीजें उन्होंने अचीव करी। पहला अचीवमेंट क्या था उनका? पहला ये था, फर्स्टली दे एस्टैब्लिश्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक स्टेट मशीनरी अपने गढ़ में तो बना ही ली थी, ये तो उन्होंने किया ही किया, है ना। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी उन्होंने यहां पर बना ली थी, ठीक है। सेकेंडली देयर कॉन्क्वेस्ट, जो वो कॉन्क्वेस्ट किए, जहां जहां वो जीते, जिन जिन एरियाज को मगध के बाहर, उन एरियाज पे उन्होंने क्या किया? इट ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दूसरे एरिया के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मगध के कल्चर को सीखा जाए, ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड मिशनरी एक्टिविटीज, राइट। जो कॉन्क्वेस्ट हुआ,
जो जीते एरियाज को, वहां भी अपॉर्चुनिटी आ गई ना कि भैया उनको भी ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी आई ट्रेड करने की। तो मगध अंपायर ने दो बड़े अचीवमेंट किए। एक तो ये कि अपने कल जहां वो थे वहां पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेट मशीनरी सिस्टम बना लिया था, ठीक है। दूसरी बात ये थी जो कॉन्क्वेस्ट उन्होंने किया, ठीक है, वो दूसरे एरियाज के लोगों के लिए एक सीख का कारण बन गया। फिर उसके बाद देखिए ड्यूरिंग दिस टाइम जो कल्चर था कहां का, गैंजेटिक मिडिल बेसिन का, वो आप देखोगे तो वो फीचर्ड सेवरल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कई जगह जगह फैला लेकिन कुछ चेंजेस के साथ फैला। ऐसा तो है नहीं कि मान लो मिडिल गैंजेटिक बेसिन में कोई एक कल्चर चल रहा था तो वो सेम कल्चर आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, सेम कल्चर साउथ में मिलेगा बट विद सम चेंजेस मिलेगा, ठीक है। तीस एलिमेंट्स उन्होंने क्या क्या चीजें करी, जैसे कि मौर्याज ने एक्सटेंसिव यूज किया आयरन का, बहुत ज्यादा यूज किया आयरन का। अब आयरन का इस्तेमाल कर करके उन्होंने मतलब इतने सारे आयरन इंप्लीमेंट्स बनाए। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, लिखने की प्रैक्टिस मौर्य से शुरू हुई। सर्कुलेशन ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये भी मौर्य की देन है। प्रेजेंस ऑफ एक्सक्विजिट पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये भी मौर्य की। सब चीजें आपको बता चुका हूं मैं, है ना। अभी मैंने आपको इस वाले स्लाइड में बताई कि ये सब चीजें मौर्य की थी। ये अभी और आगे आएगा, स्टील की बात भी आएगी। देखिए जरा, इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, मैंने आपको ये बताया कि बर्न्ड ब्रिक्स। अब बर्न्ड ब्रिक्स क्यों, वाई बर्न्ड ब्रिक्स? क्योंकि मड ब्रिक्स जो है बारिश, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है, मड ब्रिक्स ड्यूरेबल नहीं है, बारिश के टाइम वो मड ब्रिक्स बह जाएंगे, इसलिए बर्न ब्रिक्स की जरूरत पड़ गई। तो बर्न ब्रिक्स आ गए यहां पर। यूज ऑफ रिंग वेल्स, रिंग वेल्स क्या था, कुआं, नॉर्मल कुआं, रिंग वेल बनाया, रिंग बनाया बट वेल्स। अगर कुएं बनने लग गए पहली बार, फर्स्ट टाइम रिंग वेल्स देखने को मिला, ये भी लिख लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना, ये भी फर्स्ट टाइम आता है इतिहास में, पहली बार फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ इंडिया में, रिंग वेल्स। क्या मतलब इसका, कुएं आ गए। अरे मालिक, अगर कुएं बन जाएंगे, कुएं बन गए तो फिर अब पानी की, या अब लोगों को नदी के किनारे अपने आप को सेटल करने की जरूरत नहीं थी। इंडस वैली तक तो लोग अपने आप को सेटल कहां कर रहे थे, नदी तक, नदी के किनारे। ये अभी तक, अरे इंडस वैली के मॉडर्न पीरियड से पहले तक यही हो रहा था कि लोगों को सेटल करने के लिए अपने आप को नदी किनारे रहना पड़ता था। लोगों को सेटल करने के लिए अपने आप को रिवर के किनारे सेटल करना पड़ता था, रहना पड़ता था। लेकिन अगर रिंग वेल्स बन गए तो अब जरूरत नहीं थी कि लोग जाके सिर्फ और सिर्फ नदी के किनारे बसें, ठीक है ना। ये चीज थी। द इमर्जेंस ऑफ टाउन्स, शहर सामने आते हैं, है ना। दिस पीरियड मार्क्ड द टाइम ऑफ सिग्निफिकेंस एंड स्पीडी कल्चरल एडवांसमेंट्स इन दिस रीजन। तो एक बहुत तेजी से कल्चर का एडवांसमेंट हुआ मॉडर्न एम्पायर के अंदर, है ना। बर्न्ड ब्रिक्स आ गए, टाउन्स बनने लग गए, रिंग वेल्स बनने लग गए, है ना। आयरन इंप्लीमेंट्स बने, राइट, स्टील का इस्तेमाल हुआ, ये सब चीजें हुई। एग्रीकल्चर बहुत तेजी से हुआ, जंगल काटे गए, बहुत डेवलपमेंट जो है हुआ। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर देखने को मिला, पिलर्स बने, ये सब चीजें हुआ। और यूज ऑफ आयरन, जैसे मैंने बताया, टूल्स, आयरन इंप्लीमेंट्स बहुत बनाए गए, ठीक है ना। आयरन टूल्स बहुत प्रिविलेंट हो गए। अब मुझे बताइए, आयरन टूल्स अगर मगध बना रहा है, अब उसी की चीजों की सीख एकदम बॉर्डर, साउथ इंडिया के बॉर्डर तक चली गई, जहां तक मगध एम्पायर का रूल था। उसके बाद चोला चेरा पांड्यास का, वहां पर आप देखोगे एरियाज में आते हैं, वहां पर आप देखोगे और भी आपको सातवाहन और सब चीजें देखने को मिलेंगी। कैसे हुआ, क्योंकि वहां के लोग भी ये आर्ट सीख रहे थे, और यही कारण बन जाता है जो मगध एम्पायर के अगेंस्ट हो जाता है आगे चल के, ठीक है ना। इस एरा में आप देखो क्या एक्सिस देखने को मिला, सिकल्स, प्लाउशेयर, स्पोक्ड व्हील्स। स्पोक्ड व्हील्स भी पहली बार आया, ये फीचर भी पहली बार आया। स्पोक्ड व्हील्स अगेन फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। फिर देखिए, वाइल आर्म्स एंड वेपन्स वे कंट्रोल्ड बाय द मौर्यन स्टेट्स, आर्म्स एंड वेपन्स तो मौर्यन स्टेट कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं था। द यूज ऑफ द अदर आयरन टूल्स वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर क्लास। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि खाली यही लोग टूल्स यूज कर, आयरन के टूल इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब इट वॉज ओपन टू ऑल। बात समझ में आ रही है, ये चीज यहां पर मेंशन्ड है। इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, अब ये मैं आपको पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बर्न्ड ब्रिक्स क्यों आया वो यहां पर ऑलरेडी, और मैंने बता दिया बर्न्ड ब्रिक्स फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। फिर से बर्न्ड ब्रिक्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप समझ रहे हो मॉडर्न एम्पायर कितना डिफरेंट हो गया। हमारे जो इतिहास की कहानी जो शुरू हुई थी वे यहाँ पर आपकी आर्कियोलॉजिकल वाले पीरियड से, फिर वो आगे आती है, आपको देखने को मिलता है हड़प्पा पीरियड,
फिर आपको देखने को मिलता है वैदिक पीरियड, है ना। वैदिक पीरियड के बाद आपको साथ में वहाँ पर महाजनपद के पीरियड देखने को मिलते हैं। फिर आपको जैनिज्म बुद्धिज्म वहाँ देखने को साथ में मिल रहा होता है। देन आपको यहाँ पर हरियंग डायनेस्टी देखने को मिल रही होती है ना। फिर उसके बाद आप इन डायनेस्टीज, नंदा के बाद आप मौर्यन एम्पायर देख रहे हो। तो इतिहास कहाँ से कहाँ पहुँच गया आपका, ये आपको समझ में आ रहा है। और मौर्यन एम्पायर एम्पायर बन गया, नॉट डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी नहीं, मौर्यन एम्पायर बोल रहे हैं हम लोग। हरियंग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, नॉट नंदा एम्पायर, नंदा डायनेस्टी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है पर ध्यान रखिएगा। तो बर्न ब्रिक्स को लेकर मैंने बता दिया कि बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल जहां पर हो रहा था बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपको बर्न ब्रिक्स देखने को मिले। और मैंने बताया साथ में टिम्बर का इस्तेमाल, ये सब मैं लिख चुका हूं आपको। क्यों टिम्बर का इस्तेमाल, क्योंकि जंगल बहुत है, थिक वेजिटेशन है, तो वहां पर टिम्बर मिल रहा है और टिम्बर से हमने वुड स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, है ना। तो हाउसेस जो देखने को मिले वो कॉम्बिनेशन में थे, किसके, ब्रिक्स और टिम्बर दोनों के, ठीक है ना। आज लोग वुडन फ्लोरिंग करा रहे हैं, अरे भैया पहले के लोग पूरा पूरा वुड का घर बना चुके हैं, आप वुडन फ्लोरिंग क्या करा रहे हो खाली, समझ रहे हो मौर्यन एम्पायर में क्या चल रहा है, ठीक है। सो मेगास्थनीज मेंशन्ड द प्रेजेंस ऑफ वुडन स्ट्रक्चर्स। वुडन स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया वो मिला कहां पर, मौर्यन एम्पायर में, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। देन एक्सकेवेशंस रिवील्ड दैट लॉग्स ऑफ वुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि जो लकड़ी के जो लट्ठे लॉग्स मिले, वो लट्ठे या वो लॉग्स फॉरेन एनिमीज से बचने के लिए इस्तेमाल होते थे, डिफेंस करने के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना। वेर यूज्ड एज अ वाइटल डिफेंस अगेंस्ट फ्लड्स एंड फॉरेन इन्वेजन्स। फ्लड्स और फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए यहां पर इसका इस्तेमाल जो है किया जाता था, इन वुड लुक्स का किया जाता था। अब डिफ्यूजन ऑफ बर्न ब्रिक्स, एंड आई टोल्ड यू कि बर्न ब्रिक्स का डिफ्यूजन हो गया, है ना। बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो मौर्यन एम्पायर के आउटलाइंग एरियाज तक पहुंच गया। कोई भी फीचर है ना, जैसे बर्न ब्रिक्स है तो वो आउटलाइंग प्रोविंसेस तक भी पहुंच गया। जहां तक मौर्यन एम्पायर का रूल था तो यहां तक भी अब बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दिस वॉज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन रीजन्स। अब कहां बेनिफिशियल है, बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल कहां पर अच्छा होगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई मड स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, जहां पर मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, जहां पर थोड़ा नमी होती है, वहां मिट्टी गीली हो जाती है, तो मड स्ट्रक्चर्स ज्यादा रुकेंगे नहीं, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। बर्न्ड ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव वहां पर लोगों को मिल चुका था। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। और जब बर्न्ड ब्रिक्स आएंगे तो बर्न्ड ब्रिक्स की वजह से टाउन्स में एक हमने देखा कि टाउन्स बहुत बड़े बड़े शहर बनना स्टार्ट हो गए। भाई उससे पहले शहर तो बन नहीं सकते थे, शहर कब बनेंगे, शहर किसको बोलोगे, यहाँ पर एक पक्का काम हो रहा होगा, अर्बन एरिया क्यों होगा, वो वुड वहां पर कच्चा काम, मड स्ट्रक्चर्स की जगह ब्रिक बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर्स वहां पर सामने देखने को मिल रहे हैं। तो मॉडर्न एम्पायर में ये सब चेंजेस जो है देखने को मिले। अब रिंग वेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रिंग वेल्स का एक इस्तेमाल तो था ही कि लोगों को अब जाके शहरों के पास, नदियों के पास बसने की जरूरत नहीं है। साथ में एक यूज और था कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है तो वहां पर ये जो रिंग वेल्स थी वो पानी को सोख भी लेते थे, ठीक है ना, पानी को सोखने का काम करते थे। तो एक तो ये था कि रिंग वेल्स फर्स्ट अपीयर्ड हो रही है कहां पर, मॉडर्न पीरियड में इन दी गैंजेटिक प्लेन्स, और यही है सोर्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ठीक है, रिड्यूसिंग द नीड टू स्टैब्लिश सेटलमेंट नियर दी रिवर्स। रिवर्स के पास रहने की जरूरत अब नहीं रह गई थी, क्लियर है। देन एडिशनली साथ में दूसरा जो काम था, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम क्या था, सोक पिट्स की तरह काम करते हैं, यानी कि सोक पिट्स, पानी जो है वो सूख जाएगा तो वाटर ड्रेनेज को मैनेज करने के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव यहां पर ये हो गया था। नाउ स्प्रेड ऑफ गैंजेटिक कल्चर, नाउ एज यू कैन सी यहां पर यही लिखा हुआ है कि ये जो कल्चर है गैंजेटिक कल्चर, यहां से पाटलिपुत्रा से शुरू हुआ और ये पूरा इस प्रकार से स्प्रेड हो गया था। आप देख सकते हैं ये पूरा इस प्रकार से स्प्रेड हो चुका था, यानी कि मॉडर्न एम्पायर बहुत फैल गया। और बर्न्ड ब्रिक्स का तरीका, स्लेव्स को किस प्रकार से एग्रीकल्चर में यूज किया, कॉइन्स की बात करेंगे, रिंग वेल्स की बात करेंगे, स्टोन मैसनरी की बात करेंगे, मैसोनरी की बात करेंगे, है ना, या फिर हम बात करेंगे वुडन स्ट्रक्चर्स की, हम टिम्बर के इस्तेमाल की बात करें, हम वाटर लॉग्स ऑफ वुड्स की बात करेंगे। ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही थी। तो ये पूरा चीज़ बहुत एक्सप्रेड हुआ, नॉर्दर्न बंगाल से लेकर कलिंग तक, आंध्रा तक, कर्नाटका तक ये फैला। लेकिन साथ में जहां जहां ये फैला, मान लीजिए तो शुरू हुआ, अब यहां पर ही फैल गया, यहां भी फैल गया, यहां भी फैल गया, तो वहां पर मिडिल गैंजेटिक बेसिन का कल्चर तो फैल ही गया था, लेकिन साथ में लोकल कल्चर भी अपने आप ग्रो कर रहा था, ठीक है ना। लोकल कल्चर ऐसा नहीं कि इवॉल्व करना बंद कर गया, लोकल कल्चर भी इंडिपेंडेंटली वहां पर इवॉल्व होता चला जा रहा था।
ठीक है। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं कैसे कल्चरल ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये हालांकि इतना याद नहीं करना, बट हाँ एक इंस्क्रिप्शन का नाम आता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश में वो इंस्क्रिप्शन है। देखिए हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, महस्थान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और यहाँ पर मौर्य ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। बांग्लादेश में है इसका और लिखा है मौर्य ब्राह्मी में, तो ये पता चल रहा है ना कि यार ये एक कल्चरल एक्सचेंज था। वहां तक मौर्य की स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे पहुंची बांग्लादेश के अंदर, ये इंस्क्रिप्शन पे लिखा, इंस्क्रिप्शन जो लिखा है वो मौर्य ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, और ये इंस्क्रिप्शन बांग्लादेश में मिलता है। इसका मतलब पाटलिपुत्र से वो जो कल्चर था मिडिल गैंजेटिक बेसिन का, बांग्लादेश तक पहुंच गया था। नॉट ओनली दिस, आपको देखिए मिलेगा, अगर हम बात करेंगे बानगढ़ की, बानगढ़ ये दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगेन यहां पर आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर दिखता है, ये शो करता है कि हाँ कल्चर ट्रांसफर हुआ, है ना। देन हम बात करेंगे केतुगढ़ की, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि हाँ पाटलिपुत्र से वेस्ट बंगाल भी पहुंच गया था मामला, वेस्ट बंगाल भी लोग जो है उनका कल्चर जो है वेस्ट बंगाल तक पहुंच चुका था। एसोसिएशन विद गंजेटिक जैसे और दिखाया गया, शिशुपालगढ़ इन उड़ीसा यहां तक भी पहुंच गया, सेम चीजें जो कल्चर सीखा वो वहां पहुंच गया। प्रेजेंट ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिले गैंजेटिक कल्चर के जो शिशुपालगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। अभी शिशुपालगढ़ है, इट इज बिलीव टू डेट बैक टू मौर्य टाइम्स इन द 3rd सेंचुरी, ठीक है, एंड कंटेन्स NBPW आयरन टूल्स एंड पंचमार्क कॉइन्स। अब सोचिए शिशुपालगढ़ में आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिल रहा है, पंच मार्क्ड कॉइन्स मिल रहे हैं, उसके अलावा आयरन टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी सब शो कर रहा है कि उड़ीसा तक भी जो है वो मिडिल गैंजेटिक कल्चर जो है वो स्प्रेड हो गया था, ठीक है। अब पॉसिबल कल्चरल कॉन्टैक्ट, अब देखिए अगेन वही चीज है कि ये कल्चरल कॉन्टैक्ट कब हुआ होगा। देखो वैसे बोला जा रहा है कि शिशुपालगढ़ की बात करें तो ये बहुत ही क्लोज है किससे, धौली से, है ना, बहुत ही क्लोज धौली से और जौगादा से, वेयर अशोका इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड अलोंग द एंशिएंट हाईवेज। अब एंशिएंट हाईवेज पे आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो एरिया शिशुपालगढ़ जो बहुत क्लोज है धौली से, वहां पर आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलने का क्या मतलब है कि वहां तक भी ये मौर्यन एम्पायर पहुंच रहा था, ठीक है ना। यही चीज यहां पर शो कर रही है, बस एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट जो है वो माइट बी 4th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ होगा जब नंदास ने कैप्चर किया था कलिंग को, लेकिन ये ज्यादा कनेक्शन इसका बढ़ गया था जब मौर्यन एम्पायर आता है। देखो नंदास ने भी कैप्चर किया था कलिंग को, नंदास भी थे, वो भी कलिंग तक पहुंचे थे, ठीक है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये 4th सेंचुरी तक की बात है, 4th सेंचुरी इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन जब मौर्याज इसको कैप्चर करते हैं मौर्याज, तब ये ज्यादा इफेक्टिव एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो मौर्यन कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग इन दी 3rd सेंचुरी बीसी, तो ये कॉन्क्वेस्ट जब कब हुआ है, ये कॉन्क्वेस्ट 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ है, ठीक है। तो 4th सेंचुरी में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन 3rd सेंचुरी में यहां पर काफी इफेक्टिव देखने को मिल रहा है। सो एज अ वे टू प्रमोट पीस आफ्टर द कलिंग वॉर के बाद पीस को फैलाने के लिए अशोका के जो राजा थे उन्होंने काफी ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स, सेटलमेंट जो हैं वो उड़ीसा में करवाए, ताकि ये दिखाने के लिए कि भाई ठीक है कलिंग की लड़ाई लड़ी हमने, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, लेकिन अब उड़ीसा को वापस सेटल करने में मेरा रोल है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि मौर्यन एम्पायर वहाँ तक भी था, और अशोका ने चूंकि वहाँ सेटलमेंट्स करवाए तो मौर्यन एम्पायर का जो ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट होगा वो वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। अशोका मे हैव एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स इन उड़ीसा विच वॉज नाउ अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। तो कल्चरल एक्सचेंजेस जहां पर लगातार हो रहे हैं वो चीज यहां पर बताया गया है। अब आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर यही लिखा हुआ है, मैंने अगेन पूरा बता चुका हूं कि मौर्यन एम्पायर के अंदर जो आयरन के लेकर टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, बहुत गजब के आयरन वेपन्स बनाए गए और वो आंध्र और कर्नाटका तक पहुंचते हैं। ये टूल्स आप देखोगे आंध्र और कर्नाटका तक पहुंचते हैं, राइट। तो ये पूरा जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाएगा, मेगालिथ बिल्डर्स को। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, मेगालिथ बिल्डर्स जो बनाते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाया था, मैंने वहाँ मेगालिथ पढ़ाया था आपको। मेगालिथ्स बड़े लिथ स्टोन्स, ठीक है ना, जो उस वक्त भी आप देखोगे तो जो कबर है, ग्रेव यार्ड है ना, वो बनाने में काम आती थी, ठीक है। तो वो उन्हीं को जाता है, ये बिल्डर्स नहीं, यहाँ पर ये यूनिक
जो है स्टोन बरियल्स बनाए थे, है ना, राउंड शेप्ड वंस बनाए थे। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो आयरन टूल्स बनना, आयरन टूल्स का बनाना, ये प्योरली आप देखोगे मॉडर्न का एक बहुत अच्छा उनका टेक्नोलॉजी था जो दूसरे एरियाज तक यहाँ फैल गया, ठीक है, और दूसरे एरियाज के लोगों ने भी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया, माना, ठीक है। सो दिस सजेस्ट दैट एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल लाइफ कल्चर फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट इन्फ्लुएंस टिल दी लोअर डेक्कन। तो आप सोचिए मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से चीज़ें शुरू हुई और इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक ऐसे पूरा देखने को मिल रहा है, राइट। ये चीज़ यहाँ अगेन वही बोली जा रही है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी या उनकी जो स्किल्स थी आयरन टूल्स बनाने की वो बहुत अच्छी थी। सिमिलरली गोज विद स्टील, स्टील का इस्तेमाल भी जंगल काटने में किया गया। स्टील का भी जहाँ जो स्टील को ले बनाने की जो स्ट्रैटेजी थी, यहाँ पर जो स्किल्स थी वो भी और लोगों ने यहाँ पर सीखी। सेम गोज विद दिस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टील, मेड स्टील dating back to around 200 BC have been discovered in the Middle Gangetic Plains. स्टील के भी चीज़ें यहाँ मिली हैं मिडिल गैंजेटिक प्लेन में। द स्प्रेड ऑफ स्टील मेकिंग, ये भी फैला कहाँ तक, कलिंग तक, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक क्लियरिंग जंगल्स, स्टील का इस्तेमाल हुआ जंगल्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। दीज चेंजेस में हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ चेती किंगडम इन कलिंग रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्टील यहाँ ग्रो कर रहा है तो अब स्टील चेती किंगडम, ऐसा माना जाता है भाई अशोक के बाद वहाँ पर आपको, खैर चलिए उसको भी नहीं आते हैं, चेती किंगडम यहाँ ग्रो करता है इस रीजन में, कलिंग के रीजन में। और आपको पता है अशोका वहाँ पर था, तो जब अशोका जाता है, मतलब अशोका जब रिटायर होता है एक तरीके से, तो वहाँ पर चेती किंगडम देखने को मिल रही है। तो कैसे एग्जिस्टेंस में आ रही है, उनको ये सब स्ट्रैटेजी आ गई थी, ये स्किल सीख ली थी उन लोगों ने। कौन सी, स्टील मेकिंग की, आयरन मेकिंग की। ये इसी वजह से एक नया किंगडम राइज हो गया जब अशोका का एंड होता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है ना। सातवाहन्स का भी यही चीज़ हुआ, यही चीज़ सातवाहनों के साथ हुई, यही चीज़ आप देखोगे तो नीचे आप देखोगे अगेन ये लिखी हुई है, चेतीस के साथ हुई, सातवाहन के साथ हुई, यही चीज़ चोरास, चोलास, पांड्यास इनके साथ हुई। यहाँ पर कुल मिला के कहानी ये कही जा रही है कि अगर मान लीजिए इतने पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया था जो मौर्यन का था, अब अगर यहाँ कोई चीज़ शुरू हो रही है इस जगह पे, वो चीज़ यहाँ भी पहुँच गई, यहाँ भी पहुँच गई, और इस जगह इधर आपको देखने को मिलेगा चोलास थे, है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा पांड्यास हैं, चेराज हैं इस जगह। तो ये सब चूंकि वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, मॉडर्न एम्पायर के बहुत ही क्लोज थे ये लोग, तो मॉडर्न एम्पायर के जो भी यहाँ पर स्किल्स थी, मॉडर्न एम्पायर के अंदर जो भी तरीके थे ग्रो करने के, वो सब इन लोगों ने सीख लिए। सेम गोज फॉर सातवाहन ऑल्सो, सेम गोज फॉर कानवाज, सेम गोज फॉर शुंगाज। ये सब एक ही वजह से ग्रो करते हैं, सब एक ही वजह से ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी आगे यही लिमिटेशन बनेगा, जैसे आपको देखा कि अशोका जो है वो क्या हो गया था, अशोका बेसिकली लास्ट में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है ना, बुद्धिज्म की पॉलिसी हो गई। तो ये ब्राह्मण्स को बड़ा ही हिट करता है, क्योंकि ब्राह्मण्स की जो इनकम थी वो गिर गई, क्योंकि वो अडॉप्ट कर लिया और उसी को प्रमोट कर रहा है। हालांकि ही वाज प्रमोटिंग, ही वाज सेइंग, ही वाज टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स, है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स जो हो रहे थे ब्राह्मण्स के साइड से, वो रोक दिए गए। तो ऐसे में ब्राह्मण्स की इनकम गिर गई और ब्राह्मण्स इनसे नाखुश हो गए। इसलिए आप देखोगे कि अशोका के बाद जो डायनेस्टी सामने आती है, एम्पायर सामने आता है, वो ब्राह्मणिकल कई जगह हुआ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, आप शुंगा की बात करोगे, सातवाहना, कानवाज, ब्राह्मण्स, ये अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते हैं। अभी यहाँ पर आगे आएगा, सेम चीज लिखी है, मौर्यास प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन पेनिनसुलर। अब भाई मौर्यास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पेनिनसुलर इंडिया में आपको सातवाहन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस वाजंट लिमिटेड टू चेतीज एंड सातवाहन। खाली इतना नहीं था, इसके अलावा आप नीचे आओगे तो चेराज हो गया, चोलाज हो गया, पांडाज हो गया, इन सबके भी स्टैब्लिशमेंट में मौर्यास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मौर्यास ने। मौर्यास ने जो भी किया वो दूसरों को सिखाया या दूसरों को स्प्रेड किया, इससे दूसरे भी सीख गए, ठीक है। ये देखोगे अशोकन इंस्क्रिप्शन ये कहता है, चेराज, चोलाज और पांड्याज, है ना, सत्यपुत्राज, द पीपल ऑफ ताम्रपारनी श्रीलंका लिव्ड नियर द बॉर्डर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ये सब मॉडर्न एम्पायर के पास रहते थे और चूंकि इसके प्रॉक्सिमिटी में थे तो वो काफी फेमिलियर हो गए मौर्यन स्टेट से। मेगास्थनीज कहता है, हु विजिटेड द मौर्य कैपिटल वाज अवेयर ऑफ, किससे, पांड्यास। मेगास्थनी वाज अवेयर ऑफ पांड्यास। अब वो गया था पाटलिपुत्रा में, बट पांड्यास किससे वो अवेयर था, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि चूंकि ये सब एरिया जो लोग थे ये काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में थे विद मौर्यास, तो ये मौर्यास की चीजों को सीख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 300 BC ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड इंस्क्रिप्शंस ओकेजनल नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटर शेड्स एंड पंच मार्क कॉइन्स, ये सब मिलते हैं कहाँ, बांग्लादेश में, उड़ीसा में, आंध्रा, कर्नाटका, वही सब चीजें बता रहा है। स्प्रेडिंग कल्चर, कल्चर स्प्रेड हो रहा है। अगेन सेम चीजें, सेम, जस्ट द सेम थिंग,
कि भाई मिडिल गैंजेटिक बेसिन की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फैलती हैं और डिस्टेंट रीजन्स तक जाती हैं। जो प्रोसेस है सीम्स टू बी इन अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कौटिल्य, और ये ऐसा माना जाता है कि जो ये प्रोसेस था, जो स्प्रेड चीज़ें हुई हैं, ये आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य के यहाँ पर जो उनका रिकमेंडेशंस है उनके बेसिस पे इसको करा किया है। ठीक है, अब ये जो कल्चर है वो फैलता है मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, जो सेटलमेंट्स है, अब देखिए वही चीज़ें लिखी हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द न्यू पीजेंट्स रिसीव टैक्स। अब नए सेटलमेंट्स कैसे स्टैब्लिश किए गए? These settlements were established with the help of cultivators। वही चीज़ कि भाई अगर नए एरिया को कल्टीवेट करना है तो लोगों को क्या की जाती थी, ऑफरिंग्स करी जाती थी कि आप इस पे कल्टीवेशन करेंगे, आप इस पे काम करेंगे तो आपको काफ़ी छूट देंगे, हम टैक्स में रिलीफ देंगे, और इसके साथ साथ आपको हम कैटल, सीड्स, मनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेट फॉलोड दिस अप्रोच विद एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड रिकवर इट व्हाट इट हैड प्रोवाइडेड। स्टेट कहता है चलो ठीक है, आज हम दे रहे हैं, जब एक बार यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा तो हम पैसा वापस निकाल लेंगे। ठीक है, मौर्य एफर्ट्स इन कल्चरल एक्सचेंजेस। अब अगेन वही सब चीजें रिपीट होंगी कि भाई एक्सटेंट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज इज नॉट नोन बट इट इज कवर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स। हाउएवर इट इज क्लियर दैट अशोका हैड अ स्ट्रांग कनेक्शन विद ट्राइबल पर। लोगों का काफी कनेक्ट था अशोका का। ही इंकरेज टू फॉलो धर्म, लोगों को बोला धर्म फॉलो करो। वो कहता है कि हाँ मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गया हूँ, क्योंकि कई जगह आप देखोगे तो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने किलिंग करना बंद कर दी गई है ना, किलिंग बंद कर दी। ही थॉट बाय प्रमोटिंग धम्म, मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, पीपल कुड बिकम वर्चुअस लाइक गॉड्स। दिस आइडिया implied that ट्राइबल एंड अदर कम्युनिटीज माइट ट्रांजिशन टू सेटल्ड टैक्स पेइंग फार्मिंग लाइफस्टाइल। अब देखो यहाँ पर जो अशोका है वो अपने इस धर्म को प्रोपोगेट करता है, और उसका अशोका का मानना ये था कि अगर लोग इनको धर्म को फॉलो करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब वो एक तरह से सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ जाएंगे, टैक्स पेइंग हो जाएंगे, फार्मिंग लाइफस्टाइल उनकी हो जाएगी। तो बेसिकली लोग जो है अडाप्ट हो रहे हैं, ये चीज जहां बोली गई। अशोका इंप्लीमेंटेड अ डेलिबरेट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लान टू शेयर कल्चरल वैल्यूज। डेलिबरेट प्लान था कि कल्चरल वैल्यूज शेयर होनी चाहिए। क्या होगा, ही थॉट, उसका ये मानना था, बाय प्रमोटिंग धम्म, हम अगर धम्म को प्रमोट करेंगे, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेंगे, पीपल कुड बिकम मोर वर्चुअस, लोग खुद ज्यादा वर्चुअस हो जाएंगे, गॉड हो जाएंगे, क्राइम नहीं करेंगे, है ना, लोग खुद ही हो जाएंगे। तो आइडिया इम्प्लाइड कि जो ट्राइबल लोग हैं, अदर कम्युनिटीज हैं, वो खुद अपने आप को ट्रांजिशन कर लेंगे एक सेटल्ड लाइफ में, एक टैक्स पेइंग कम्युनिटी हो जाएगी, एक फार्मिंग लाइफस्टाइल होगा, एक सरकार को पैसा मिलेगा, सिस्टम चलता रहेगा। ये चीज यहां पर अशोक मान रहे थे। दे कुड ऑल्सो डेवलप रिस्पेक्ट फॉर फैमिली लीडर्स, रॉयल अथॉरिटी एंड फॉर रिलीजियस लीडर्स एंड ऑफिशियल्स हु हेल्प्ड मेंटेनिंग ऑर्डर। ये सब चीजें लोग जो है वो यहाँ पर सीख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सब चीज़ें जो अशोका क्लेम कर रहा था कि हाँ मैं सक्सेसफुल भी हो गया था कुछ हद तक, वो ये खुद भी कहता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल होता, जैसे कि लोगों ने हंटिंग, और जो फिशरमैन हैं उन लोगों ने हंटिंग और किलिंग को रोक दिया था और धर्म को फॉलो करने लग गए थे। ये चीज़ बताई थी। अब यहाँ पर 5 रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से ये जो मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल है वो होता है। मैं आपको 5 समझा देता हूँ, इसके बाद आपको डिटेल में यहाँ पर आगे 2-3 स्लाइड 4 स्लाइड से मिलेगा, वो आप लोगों को रीड करना है। जैसे पहला है यहाँ पर ब्राह्मणिकल रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया ब्राह्मणिकल रिएक्शन क्या, कि बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो कौन कर रहा था, बहुत सारे रिचुअल्स थे जो ब्राह्मण्स करते थे, राइट। उन रिचुअल्स को क्या कर दिया गया, स्टॉप करवा दिया गया। किसके द्वारा, अशोका के द्वारा, है ना, मौर्यन एम्पायर के द्वारा। तो जिसकी वजह से ब्राह्मण्स की जो इनकम है, ब्राह्मण्स की जो इनकम थी वो क्या हो गई, ब्राह्मण्स की इनकम कम हो गई। ठीक है, तो एक रीजन ये बन गया, वही ब्राह्मणिकल कम्युनिटी अशोका के अगेंस्ट चली गई। इसके बाद जो सेटअप होती हैं डायनेस्टीज, आप देखोगे वो क्लेम करती हैं कि हाँ वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे आगे कि सम न्यू किंगडम्स दैट अरोज आफ्टर द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन वेयर रूल्ड बाय ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण ने रूल किया। जैसे सच एज शुंगास, पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे हम लोग, कानवास की बात करेंगे, सातवाहनों की बात करेंगे, है ना। इसके अलावा आप देखोगे नीचे और आओगे, देखो द ब्राह्मण डायनेस्टीज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वैदिक सैक्रिफाइसेस। अब ब्राह्मण सोसाइटी थी, डायनेस्टीज, वो एक्टिवली अब वैदिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे, है ना, और वो अशोका के रूल में जो चीजें चल रही थी उसको निगलेक्ट कर रहे थे। मतलब जो अशोका के टाइम में निगलेक्ट हो रही थी, अब वही कार्य वो लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो एक रीजन तो यहाँ पर ये बनता है। दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये देखा जाता था फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुई, कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और इतनी बड़ी मिलिट्री को अगर यहाँ पर संभालना था मौर्यन एम्पायर की, तो बहुत पैसा लगेगा। दूसरा रीजन क्या था, कि बहुत टैक्सेस लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो है इस चीज से काफी नाराज थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और तीसरा यहाँ पर जो रीजन आया है वो क्या आया है,
बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अशोका बहुत डोनेशंस देता था। ये 3 रीजन जो है वो आपको यहां पर इस वाले कॉज में, फाइनेंशियल कॉज में याद करने हैं। तीसरा क्या है? डोनेशंस टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, डोनेशंस टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है ना। फिर आ गया ऑपरेसिव रूल। अब जाहिर सी बात है कि जो कुछ रूल्स थे मौर्यन एम्पायर के, कहीं कहीं आप देखोगे जो फार डिस्टेंट एरियाज में हो रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हो गए, और जिसकी वजह से लोग जो है उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। देन न्यू नॉलेज इन द आउटलाइंग एरियाज। अब जो भी नॉलेज थी जो मॉडर्न एम्पायर्स को हुई रिगार्डिंग आयरन टूल्स, रिगार्डिंग रिंग वेल्स, रिगार्डिंग मड बर्न्ड ब्रिक स्ट्रक्चर्स, कुछ भी हो, वो नॉलेज अब दूसरे एरियाज तक पहुंची, तो उसको दूसरे एरियाज के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, लर्न किया उससे, और वही चीज़ इस्तेमाल करी मॉडर्न एम्पायर के अगेंस्ट। जैसे कि आयरन टूल्स थे, मॉडर्न एम्पायर को बड़ी नॉलेज थी, लेकिन जो चेरा, चोला, पांड्या, सातवाहन, कानवास, सुंगास, इन सब ने भी उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी यहाँ पर सेना बना ली, ठीक है ना। निगलेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब देखो, निगलेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो सिंथियंस थे, सिंथियंस वो यहाँ पर बढ़ रहे थे भारत की, इंडिया की तरफ। तो जो पहले से इंडिया की तरफ यहाँ पर आसपास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो लोग बैठे हुए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक डायनेस्टी का स्थापना हो गया था, बैक्ट्रिया डायनेस्टी, बैक्ट्रिया थी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो ग्रीक्स थे पहले से, ठीक है। तो जब ये लोग सिंथियंस और पास आए तो पार्थियंस, ग्रीक्स, साकास, ये सब और इंडिया की तरफ घुस गए, क्योंकि इनके ऊपर अटैक हो सकता था, तो ये ग्रीक्स ये सब इंडिया की तरफ और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। इस प्रकार से इस जगह आप देखोगे ना, इस जगह पे, तो यहाँ पर थे ये लोग, यहाँ पर थे ये लोग, साकास थे, है ना, ग्रीक्स यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। तो जब यहाँ से सिंथियंस आए तो इन लोगों की मजबूरी हुई कि इंडिया की तरफ घुसे, इंडिया की तरफ, और जब इंडिया की तरफ घुसेंगे तो यहाँ पर आक्रमण जो है वो ग्रीक्स की तरफ से होता है, ठीक है। तो एक ये रीजन हो गया मॉडर्न एम्पायर के डाउनफॉल होने का। तो ये 5 रीजन है जो मैंने यहाँ कोट कर दिए हैं। होपफुली आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ये लिखा हुआ है। मॉडर्न एम्पायर फेल इन 185 BC। पुष्यमित्र सुंग जो जनरल था, ब्राह्मण था, जिसने लास्ट मॉडर्न किंग जो था बृहद्रथ मौर्य, उसको यहाँ पर मारा, और वो पाटलिपुत्र गद्दी पर यहाँ पर बैठ गया, और यहाँ से सुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो होता है। सुंगास पाटलिपुत्र को रूल करते हैं सेंट्रल इंडिया में, है ना। यहाँ कानवास जो आएंगे वो भी यहाँ पर ब्राह्मण्स थे। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये डाउनफॉल होता है। तो ये करंट अफेयर्स, ये जो हिस्ट्री का एक आपका टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर मेरा बन गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर हम लोग कभी डिस्कस भी कर लेंगे, कभी कोई डाउट्स होंगे तो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्कैन करिए और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और फिर मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। और इसके साथ हम चैप्टर के एंड पे आ गए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।